और उनको ये ना लगे कि हमारी मेहनत का तो कुछ हुआ नहीं। सो पहले थोड़ी सी बात जो लोग पढ़ कर आए उनसे भी कर लेते हैं, 10 नंबर फाइल, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर गपशप। सो कौन कौन पढ़ कर आए हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। फाइल नंबर 10, अमीर लोग अच्छे रिसीवर होते हैं और गरीब लोग खराब रिसीवर होते हैं। ये रिसीवर भी अच्छा और खराब होता है क्या? शिवांगी जी के अलावा नो वन? गपशप का मैसेज तो शाम को आया था, किताब तो मेरे ख्याल से दिन में पढ़ी होगी। चलिए कोई बात नहीं। तो शिवांगी जी थोड़ी सी कुछ बात कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। थैंक नीता यू जी के सर। 2-3 पेज पढ़े हैं तो 2-3 पेज की बात ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी शिवांगी जी वेलकम। हाँ जी, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि अभी आपने बताया कि अमीर लोग अच्छे रिसीवर होते हैं जबकि गरीब लोग अच्छे रिसीवर नहीं होते, तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम अपनी धारणाओं के हिसाब से ही रिसीव कर पाते हैं। ज्यादातर हमारे मन में ये रहती है कि मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ कि मुझे इतनी सफलताएं मिल जाए, या मेरे प्रयासों में कुछ ना कुछ कमी है। तो ये कहीं ना कहीं जाके हमें अच्छी चीजों को लेने में दिक्कत पैदा करती है, इसी कारण हम बुरे रिसीवर बन जाते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करना है, अपनी प्रोग्रामिंग को थोड़ा बदलना है। और जैसे कोई भी जानवर है वो अपने आप को सीमित नहीं करता। गिलहरी का राइटर ने उदाहरण दिया है कि वो कभी भी गिरी इकट्ठा करने में ये नहीं मानती कि मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं अगले जाड़े के लिए गिरी इकट्ठी कर सकूं ज्यादा। वो तो लगी रहती है और करती रहती है। तो केवल मनुष्य के अंदर ही ये काबिलियत है कि वो अपने आप को सीमित कर सकता है। तो हम भी अगर बेफिक्र हो जाए और अपनी क्षमताओं को ना रिस्ट्रिक्ट करें तो हम भी एक अच्छे रिसीवर बन सकते हैं। लेखक कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने काबिल हैं कितने नहीं हैं, हम सहज में भी चीजों को आकर्षित करके और अमीर बन सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवांगी जी। रिसीवर का मामला खराब और अच्छे का है क्या, मुझे तो नहीं समझ में आता। किसी को कुछ मिले तो लेने से कौन मना करेगा? अब लेने वाले की भी कोई क्वालिटी होती है क्या, अच्छा या बुरा? लेने वाला कुछ भी मिले मेरे को तो एक्सेप्ट है। तो चीज तो जो मिल रही है वो खराब या अच्छी हो सकती है, बट रिसीवर खराब या अच्छा कैसे हो सकता है? नीता जी से बात करते हैं अगर वो कुछ बताएं। इसमें वो बता रहे थे कि जो अपनी कंडीशनिंग होती है ना, मतलब दिमाग की, उस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और इसमें हमें लगता रहता है कि मैं तो इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, है ना। और जैसा कि अभी शिवांगी जी ने भी बताया कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है सोचते रहते हैं, जो अपनी प्रोग्रामिंग बहुत बचपन से जो हो रखी है उसके बारे में उन्होंने बात की है। इसके अलावा जो है, जैसे वो अभी बात कर रही थी कि जो ओक का पेड़ जो बता रहे थे कि वो इतना बड़ा हो ही नहीं सकता था ना, उसकी लंबाई जो है उतनी रह जाती। तो बोला था कि सिर्फ एक इंसान में ही जो है इस तरह की फीलिंग होती है कि मतलब मैं काबिल नहीं हूँ या मुझे नहीं मिल पाए, मतलब इस तरह की जो बताई है उन्होंने, मतलब जो रिसीवर की बात, इसीलिए वो कम रिसीव कर पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में जो है ये मतलब हमेशा ये थॉट रहता है। और ये सारा का सारा दिमाग की कंडीशनिंग की वजह से होता है, क्योंकि उसने बहुत टाइम तक बोलते ना कि 10 नेगेटिव सुनते हैं तो एक पॉजिटिव सुनते हैं, है ना। जैसे उन्होंने इसका एग्जांपल भी दिया कि जैसे तुम मूर्ख हो 10 बार आपने सुना होगा, और एक बार आपने सुना होगा तुम जबरदस्त हो, है ना। तो बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये नो वाला जो है ना, बहुत बार हम नो सुनते हैं, उसके बजाय एक बार यस सुनते हैं पूरी जिंदगी में। तो ये जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग जिसकी बात हम एक्चुअली बिजनेस में भी बहुत ज्यादा करते हैं, और हम बोलते हैं ना कि तुम कर सकते हो, ये इस बिजनेस में आके सीखते हैं। बाहर तो हमेशा ये लगता है कि जैसे अभी मैं कल परसों बात करी थी अपने कुछ यहाँ पे बच्चों से कि तुम्हारे से एग्जाम दो, बोले नहीं नहीं भाभी जी हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नहीं तुम कर सकते हो। तो मतलब ये सारी चीजें आउटर वर्ल्ड में कितना ज्यादा एकदम इनग्रेन्ड है। तो वो इस चीज को, जैसे अभी जो तिलक जी बोल रहे हैं, तो मैं इस चीज को जो रिलेट करती हूँ ये है कि वो इस बात को रिसीव नहीं कर पा रहे थे कि मतलब कि मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं वो समझ ही नहीं, उनको लग रहा था कि नहीं ये तो भाभी जी को लग रहा है, इतना कॉन्फिडेंस है हमारे पास, हमें तो नहीं लगता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस थॉट प्रोसेस से ही जो है इनग्रेन्ड होगा। थैंक यू नीता जी। बात तो सारी की सारी थॉट प्रोसेस के अंदर ही जाती है, घूम फिर के कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, है ना।
लेकिन ये जो चैप्टर है फाइल नंबर 10, एक तो लंबा भी काफी है और दूसरा थोड़ा टेक्निकल भी है। तो मैं एक बार 2 मिनट में बस इसको जस्ट समराइज कर देता हूँ, ताकि जो भी लोग पढ़े वो थोड़ा सा इसका मीनिंग निकाल सकें। खासतौर से मैं मेरे ही रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ। जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर पढ़ा था बहुत पहले, तो मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आया था कि ये क्या मामला, कैसे हो सकता है ना। और मैंने इसको कई बार पढ़ा, जब जाके मेरे को कुछ चीजें क्लियर हुई, और अभी भी इसके अंदर मेरे को लगता है कि कुछ चीजों की क्लैरिटी बाकी है। सो जो नीता जी ने नाम लिया ओक का पेड़, है ना, राइटर कहता है कि ओक का पेड़ 100 फीट लंबा होता है, लेकिन अगर उसके अंदर इंसान का दिमाग होता तो वो 10 फीट से ज्यादा जा ही नहीं सकता था। इसका क्या मतलब है ना, यानी कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा सीमित या कम या बिल्कुल नहीं रिसीव करने के मोड में होते हैं। सो उन सब बातों को अपन एक बार थोड़ा सा डिस्कस टच कर लेते हैं, जिनको राइटर ने बताया हमारे को कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या होता है कि हम लोग रिसीव करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। और उसके किसी को भी ये कहें कि तुम पाने को इच्छुक नहीं हो, तो वो कहेगा क्या बात करते हो, कुछ दो ना, मैं कब मना करता हूँ, है ना। कोई भी आदमी ये सोचता है क्या कि मैं पाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन ज्यादातर हम सभी लोग बहुत सारे केसेस में पाने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। सो वो क्या मामला है उसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद अपन गपशप पर चलेंगे। पहला कारण होता है जो नीता जी ने और इन्होंने शिवांगी जी ने बताया, कि लोग अपने आप को नाकाबिल समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं कहाँ इस योग्य हूँ, है ना, क्योंकि बचपन से उनको बताया ये जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं लायक हो। तो ये नाकाबिलियत का वाला मामला जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। देन इसके अलावा एक चीज और जो होती है हमारे को दिक्कत देती है, वो ये है कि हमको बचपन से ये बताया जाता है कि देना पाने से बहुत अच्छा है, देने वाले बनो, हमेशा आपका हाथ यूं होना चाहिए, है ना। ये बताते हैं ना कि आपका हाथ यूं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देने की महानता को बता रहे होते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर मेरा हाथ यूं है और नीचे कोई हाथ यूं नहीं है, तो फिर क्या होगा? हर देने वाले के साथ में पाने वाला तो चाहिए ना। बिना पाने वाले के देने वाले की कोई वैल्यू है क्या? तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। देने के बिना पाना संभव नहीं है और पाने के बिना देना संभव नहीं। सो इस अपराध बोध से हम मुक्त हो जाएं कि अगर मैं कुछ पाना चाहता हूं तो इसका मतलब मैं कुछ नीचा काम कर रहा हूं, जो मुझे दे रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। कोई भी आपको कुछ देता है तो किसी न किसी रिवॉर्ड्स के या कंपनसेशन के तौर पे देता है, तो वो उसको अपने को दिमाग में रखते हुए पाने को और देने को एक ही जैसे समझने की है। थर्ड चीज जो हमारे बीच में आड़ी जाती है किसी भी चीज को रिसीव करने में, हमको बचपन से ये बताया जाता है तुम ये नहीं करोगे तो तुमको टॉफी नहीं मिलेगी, तुम ये नहीं करोगे तो तुमको ये खिलौना नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा का ये जो राग हम बचपन से सुनते रहते हैं ना, ये हमारे को कुछ हद तक इस तरह से बना देता है कि हम नहीं मिलना नहीं पाने वाले मोड में चले जाते हैं। हमारी कंडीशनिंग यही हो जाती है कि हम कुछ भी गलत कर देंगे तो फिर हमको पनिशमेंट के तौर पे कुछ नहीं मिलेगा, एक्स चीज नहीं मिलेगी या वाई चीज नहीं मिलेगी। एंड अक्सर ऐसा होता भी है कि कुछ कामों को परफॉर्म करने में हम या तो पूरी तरह कामयाब नहीं होते या थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से कामयाब नहीं हो पाते। तो जो आंशिक कामयाबी है वो तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन आंशिक नाकामयाबी हमारे को हमारी दिखाई देती है, और उसकी बदौलत हम सोचते हैं कि हम पाने के लिए योग्य नहीं है। और अगेन हम उस कंडीशनिंग की वजह से अपने आप को अवचेतन मन से सजा देते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, यू आर नॉट काबिल फॉर दैट। एंड वो जिस तरह से टॉफी नहीं मिलने वाली बात थी, अब बड़े होकर हम अपने आप को कहते हैं तुमने ये काम देखो इतना अच्छे से नहीं किया, अब तुमको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक और कारण होता है जिसके कारण से लोग पाने के लिए खराब रिसीवर वाली जो बात आती है वो बीच में उठ के आ जाती है। और हमारे को हमेशा ये कहा गया है कि अपने आप को तो कभी खुद को प्रोजेक्ट करना ही नहीं, खुद को कभी अच्छा बताना ही नहीं है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। तो जब भी कोई हमारी तारीफ भी करता है तो हमको लगता है कि मैं क्या पता इस काबिल हो कि नहीं। इवन तो अगर हमारे कोई कपड़े की शर्ट आज मैंने पहना, अच्छा सा शर्ट पहना, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, और कोई आके कहता है यार तिलक जी आज तो आपका शर्ट गजब का लग रहा है, और मेरे मुंह से क्या निकलता है अक्सर ये, अरे क्या बात कर रहे हो, तो 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, 4 साल पुराना शर्ट है ना। तो मैं उस तारीफ को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता हूँ। तो मैं रिसीवर हूँ क्या? मेरे रिसीविंग एंटीना तो सारे बंद पड़े हैं। अगर आप तारीफ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो अपने आप को चेक करिए। इसका बिल्कुल क्लियर सा मतलब है कि आपने बहुत सारी जगहों पर अपने रिसीविंग एंटीना बंद कर रखे हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
तो इस तरीके से हम अपनी तारीफ को जब मिले तो उसको अच्छे से स्वीकार करें और उसके बाद में अपने ब्रेन की जो हमारी प्रोटेक्टिंग वर्किंग है, सुरक्षात्मक तरीका है काम करने का, उसको भी समझे। अक्सर हमारा ब्रेन बॉडीगार्ड की तरह से एक्ट करता है और हमको हर चीज से खतरे से बचाने की, हर चीज के अंदर बल्कि खतरा ही देखता है। जब हम कुछ भी चीज रिसीव करने के मोड में होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे को फिर रिसीविंग मोड में, उस प्रोटेक्टिंग मोड के अंदर सुरक्षात्मक मोड में ले जाता है। वो कहता है क्या पता इसके साथ ये रिस्क तो एसोसिएटेड नहीं है, तो हम उस रिस्क की वजह से उस चीज को पाने की इच्छुक ही नहीं रहते। और या फिर हमारा ब्रेन कहता है देखिए पैसा आ तो जाएगा या ये चीज आ तो जाएगी, पर क्या तुम इसको संभाल सकोगे? हमारा प्रमोशन तो हो जाएगा, लेकिन क्या तुम इतनी बड़ी पोस्ट को हैंडल कर सकते हो? और नतीजा ये निकलता है कि हम अगेन अपने आप को नाकाबिल ठहरा कर और रिसीविंग मोड से हट जाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि नहीं नहीं रहने दो। तो ये बार बार जब हम अपने आप को कहते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, या नहीं मैं इस काबिल हूँ, नहीं रहने दो, तो ब्रह्मांड क्या कहेगा? आफ्टर ऑल नहीं चाहिए तथास्तु, तो कुछ भी हमको मिलने वाला मामला खत्म होने लगता है। तो ये जो दुख और तकलीफ की बातें हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं, उनके पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण और होता है वो होता है लोग क्या कहेंगे, है ना? काबिल और नाकाबिल हम को कोई भगवान ने ठप्पा लगा के भेजा है क्या? किसी ने भी हमारे पर ठप्पा नहीं लगाया कि तुम काबिल हो नाकाबिल हो। हमने अपने बचपन की कंडीशनिंग के थ्रू अपने आप को ही ठप्पा लगा दिया कि मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ, मैं इस चीज के लिए तो लायक हूँ, इस चीज के लिए नहीं हूँ, मैं ये तो कर सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कर सकता। तो ये ठप्पे जो हमने खुद ने लगाए, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है लोग क्या कहेंगे का भी, या लोग क्या कहते थे उसका भी। और अब उस छाया से निकलने का टाइम आ गया है। उस छाया से हटकर हम सोचे, और जिस तरह से अमीर ये सोचते हैं कि मैंने कड़ी मेहनत की है, मैंने परफॉर्म किया है, चाहे उसमें कुछ कमी रही है तो रही है, लेकिन जो मैंने परफॉर्म किया उसका पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। सो इस सोच के साथ आगे बढ़ना है, अपने आप को काबिलियत के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे वापस रिवॉर्ड्स लेने के लिए योग्य समझना है, रिवॉर्ड लेने के लिए एलिजिबल समझना है। और पैसा बुरी चीज है ये कहानी भी दिमाग से निकाल दें बार बार, क्योंकि जब भी पैसा पाने की बात आएगी तो कहीं कहीं सब अवचेतन में वो भी चीज आ जाती, द्वंद्व, कि पैसा अच्छा है या नहीं है। तो पैसा तो अच्छा ही है, पैसा कुछ भी खराब नहीं है। पैसा आपको कुछ नहीं बना सकता, वो ही बनाएगा जो आप ऑलरेडी हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद करने वाले हैं, तो जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ेगा आप मदद ज्यादा करेंगे, आपकी दयालुता बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप स्वभाव से ही घमंडी हैं, लोगों को नीचा दिखाने वाले हैं, तो जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ेगा तैसे तैसे आपका यही गुण और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। गुण नहीं, ये दुर्गुण या अवगुण आपका बढ़ता चला जाएगा। पर अगर किसी पैसे वाले के अंदर ये दुर्गुण है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पैसा खराब है। तो हमारे जो मूल में पैसे के अच्छे या बुरे को लेके जो कंडीशनिंग है, उससे भी हम छुटकारा पा लें, देन वी विल बिकम ए गुड रिसीवर। थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ ऐड करना चाहे तो, नहीं तो अपन चलते हैं गपशप की ओर। और आज का हमारा गपशप का सब्जेक्ट है साइंस ऑफ गेटिंग रिच के ऊपर बेस सारी बातें, मिलेनियर सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड्स, उसी का एक पार्ट ही समझिए आप। और उसको समझने के लिए हम अभी तक जितनी भी सेशन हमने किए हैं उन सबको थोड़ा सा एक बार रिव्यू करेंगे। रिव्यू नहीं बल्कि सबसे बात करेंगे एक एक पॉइंट के ऊपर। जो भी जिस किसी पॉइंट के ऊपर कुछ बात करना चाहे, जो भी लीडर जिस पॉइंट पर भी बात करना चाहे, वो हम सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स आपके सामने दोबारा से चला रहे हैं, और आप उनको अपने जिस पॉइंट पे आपको बात करने की इच्छा है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, जस्ट लाइक गपशप। सो वेलकम ऑल एंड प्लीज स्लाइड्स प्लीज। जी सर। मैं यहाँ पे स्लाइड्स पे पॉज के साथ इनको आगे बढ़ाऊंगा, तो जिसको भी कुछ भी बात करनी है वो अनम्यूट करके हैंड रेज करके बात कर सकता है, जैसे तिलक सर बता रहे हैं। आई होप स्लाइड्स यहीं तक बात करते हैं एक बार। जी हाँ। अनसीन कॉजेज द सीन, एंड ये MES क्या है, इसके ऊपर कौन बात करना चाहे? P को भी रहने दीजिएगा, जो भी बात करना चाहे। अनसीन कॉजेज द सीन, MES ये क्या बोला है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। म्यूट करना होगा बाकी लोगों को।
तो गपशप का मूड नहीं है, नींद आ रही है अभी तक? ये देखिए, ये सारी किताब का बेस है ये स्लाइड जो है। अगर हम इस पे बात नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आगे की स्लाइडें हमारे लिए बेमानी हो जाएगी ना। हाँ जी सर, मैं बोलूं? हाँ जी, कोई भी, ऑल आर वेलकम, जो भी बोलना चाहे। सर इस स्लाइड में ये शो हो रहा है कि जो हमें दिखाई नहीं देता वही वास्तव में सामने आता है। जैसे अगर हम एक पेड़ को देखें तो उसकी जड़ें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जड़ है तो वो पेड़ है। ऐसे ही हमारे अंदर जो कुछ है वो ही सब कुछ हमें बाहर दिखाई देता है और वही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। MES को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? यस सर। सर मेंटली, इमोशनली और जिस सर एस का वैसे भूल गई हूँ। spiritually and then P physically. P फिजिकली Yes, sir. किसने बोला? मुझे लगा P फिजिकल है, बाहर भौतिक नजर आता है। मैंने एक बार बोला था, एक बार P को रहने दीजिए। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जिन्होंने फिजिकली बोला है उनको आप क्या बोलते हैं कि इग्नोर करते हुए कुछ और भी इसके बारे में सोच सकते हैं। सो अनसीन कॉज द सीन के बारे में और कौन बात करना चाहेंगे? थोड़ा सा फटाफट, क्योंकि 7:45 हो चुके हैं। हेलो और सर। हालांकि आज टाइम की लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे पास मैटर भी अनलिमिटेड है जिसके ऊपर हम बात कर हेलो सकते हैं। सर, नमस्ते। मैं शांति। जैसे कि कहा गया है कि जैसे दिखाई नहीं देता वो, कि जैसे हम लोग बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, ब्लूप्रिंट जो हमारा तैयार हो गया पेरेंट्स के थ्रू या किसी भी परिस्थिति के थ्रू, तो वही हमारा आगे आ रहा है। अब हमारे ब्लूप्रिंट को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, पर वही चीज जो हो रही है जैसा कि हम लोगों ने देखते आए हैं, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमको ये अच्छा और फायदा हो, ऐसा हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट पहले अलग तरह से तैयार हुआ है। पेरेंट्स ने, जैसे कई बार पेरेंट्स ने मनी पैसे को लेकर स्ट्रगल होते देखा हमने, या परेशानियां देखी, समस्याएं देखी, तो हम वो परेशानियां सब देखते देखते बड़े हुए हैं, तो एकदम वो चेंज नहीं हो रहा है। तो वही लग रहा है कि भाई हम बाहर से चाहे चेंज हो रहे हैं, लेकिन अंदर से जब तक ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सो थैंक यू शांति जी। एक नया शब्द आया उभर कर सामने, ब्लूप्रिंट, है ना? सो कौन बात करना चाहेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में? सर मैं बताऊं, सुनैना। हाँ जी वेलकम। हाँ जी, इसमें जैसे अपने ये बताया हुआ है ब्लूप्रिंट, तो शांति जी ने बहुत बढ़िया बताया। अगर अपने इजी वे में समझे तो जैसे अपने पौधे हैं, तो उनकी पौधे या पेड़ हैं, उनकी जड़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम फ्रूट तो पाना चाहते हैं ना। तो जड़ों को लेकर जो कोजिया हमें जो दिख रहा है, वो जड़ों की जो है अपन कैसी नरिश कर रहे हैं या किस तरह से उसको अपन ने कर रखा है। तो जो जड़ों में होगा वही तो ऊपर आएगा। अगर जड़ों में अच्छा बीज नहीं, या वो नहीं होगी, पावर नहीं होगी, पॉजिटिविटी नहीं होगी, अपने जैसे ब्लूप्रिंट की बात शांति जी ने की, बिल्कुल सही करी है। तो मेरे हिसाब से यही कि हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम फ्रूट कुछ और पाना चाहते हैं, लेकिन जड़ें या तना जो रूट है वही तो ऊपर आएगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सुनैना जी, बिल्कुल आपने सही बताया। जड़ें हमारी कहाँ पर है ना। P फॉर फिजिकल भी है, और P फॉर हमारे दूसरे एक सेंस और है प्रोग्रामिंग, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, उसके ऊपर भी है, उसके संबंध में भी है। तो हमारी जो जड़ें हैं वो हमारी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल थॉट्स एंड फीलिंग के अंदर है। हम बहुत बार ऐसा खुद नोटिस भी करते हैं कि हम चाहते कुछ और होते हैं लेकिन कर कुछ और जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? इसीलिए होता है कि फल तो जड़ों से आते हैं। अगर जड़ों के अंदर जो कुछ आम के फल के गुण हैं तो फिर आम के फल आएंगे। और अगर हमने मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली अपने आप को पैसे के बारे में बुरा समझा हुआ है, या पैसे को बुरा समझा हुआ है, खुद को नाकाबिल समझा हुआ है, तो फिर हमारी बाहरी दुनिया भी ऐसी होने वाली है। हालांकि ये जो हमारी मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल दुनिया है ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जो बाहर की दुनिया है हमारी, ये सारा का सारा खेल इसी के अनुसार चलता है। सो योर आउटर वर्ल्ड इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। सो ये इस स्लाइड के ऊपर बात थी, एंड आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो भी लीडर बात करना चाहें सभी का वेलकम अगेन। पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं बात करूं, जो भी बात करना चाहें वो जरूर करें। नेक्स्ट प्लीज। ये जो P फॉर फिजिकल और प्रोग्रामिंग की हमने बात की थी, है ना, ये प्रोग्रामिंग के बारे में ये स्लाइड है, तो इसके बारे में कौन बात करना चाह रहे हैं?
ये सर हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे गार्जियंस के थ्रू या हमारे पेरेंट्स के थ्रू होती है। हम जैसे-जैसे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, भाई-बहनों को करते हुए देखते हैं, या तो हम बिल्कुल उनके जैसा ही करने लगते हैं या बिल्कुल हम उसके अपोज़िट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पेरेंट्स कभी किसी ज़माने में पैसे को बहुत देख-देख के खर्च करते थे, कंजूस कह सकते हैं हम उसको। वैसे तो वो अपना खर्च मेंटेन करने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर हम उनको उस आदत हमें अच्छी लगती है, हम एडॉप्ट कर लेते हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं, मितव्ययी बन जाते हैं। लेकिन कई बार हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो अपन यही सोचते हैं कि नहीं, मैं इस तरह से थोड़ा-थोड़ा खर्च नहीं करूँगा, मैं तो खुले पैसे यूज़ करूँगा। तो इस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग बिल्कुल उनके अनुरूप भी हो सकती है और बिल्कुल उनके अपोज़िट भी हो सकती है। जी। बड़ा होके पेड़ कैसा होगा, कौन से फल आएंगे, ये जड़ों के ऊपर निर्भर करता है। जस्ट हम जब बच्चे होते हैं, लगभग 7 साल तक हमारी सारी की सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। 7 साल की उम्र के बाद तो सिर्फ फल आ रहे होते हैं, पेड़ बड़ा हो रहा होता है, लेकिन वो जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है, जैसे शिवांगी जी ने बहुत बढ़िया से बताया, पेरेंट्स के थ्रू, सिबलिंग्स के थ्रू, फ्रेंड्स, मीडिया, कल्चर, रिस्पेक्टेड जो हमारे टीचर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन सबको हम जो कुछ करते हुए देखते हैं, जो कुछ कहते हुए देखते हैं, जो कुछ जीवन में हमारे घटित होता है, उसके अनुसार हम अपने आप को प्रोग्राम्ड कर लेते हैं, हमारी जड़ें बन जाती है और उसके अनुसार ही हमारा पेड़ आगे बढ़ता है। सो नेक्स्ट। इसमें सर एक बात करनी थी, जैसे आई थिंक इस सेशन में पहले भी बात हुई है इस टॉपिक के ऊपर, जो प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर बस एक चीज जो डाउट है थोड़ा सा या समझने वाली बात है, वो ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे पेरेंट्स तो सेम ही होते हैं दो बच्चों के, और ट्विंस भी मान लो हैं, अगर मान लो हम एज ग्रुप का भी फैक्टर लें, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ट्विंस हैं, कोई सेम टाइम पे बॉर्न हुए हैं, सेम पेरेंट है, सेम कल्चर है, बट उनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी कई बार डिफरेंट हो जाती है। तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, वो अगर कुछ काउंट जी, होते हैं या वो काउंट नहीं होते, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो चीज मैं जानना चाह रहा था। नहीं, देखिए सर प्रोग्रामिंग जो, हाँ जी, कौन बात करना चाह रहा है? ये सर मैं देना चाहूँगी इसका जवाब। जी, जी। पेरेंट्स तो हमारे एक ही होते हैं। हम अगर कई भाई-बहन में देखें तो भी हम सबके व्यवहार और सबकी आदतें, सबका रिसीविंग मोड अलग-अलग होता है। लेकिन ये प्रॉपर हमारी, हम उस बारे में क्या सोच रहे हैं, हम अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है। जी, और भी कोई कुछ ऐड करना चाहें? विश्वास, आपके हिसाब से इसका क्या जवाब होगा? मतलब जो एक हमारा जो डिस्कशन भी हुआ था पहले, और जो जितना थोड़ा बहुत समझ है उसके हिसाब से, तो जो फिर कर्म की बात आ जाती है, आपकी जो कार्मिक साइकिल है, आपके जो आप जन्म के साथ कुछ कर्म लेके आते हैं, तो वो में भी शायद इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन कर्मों को क्या चेंज कैसे किया जा सकता है, या वो बियॉन्ड कंट्रोल है, वो एक चीज है जो दिमाग में आती है। बिल्कुल, कार्मिक साइकिल तो निश्चित रूप से सभी के पीछे है ही है। दोनों जुड़ुओं के पीछे दोनों का अपना-अपना कार्मिक साइकिल है। बट ये जो बात उठी कि दोनों की फिर प्रोग्रामिंग अलग तरीके से क्यों चला? हालाँकि ज़्यादातर केस में जुड़वे एक जैसे ही चलते हैं, लेकिन अलग-अलग भी होता है, ऐसा भी बहुत बार देखने को आता है, बल्कि इक्वली देखने को आता है। तो ऐसा क्या कारण है? और भी कोई टेक्निकली थोड़ा-सा मुझे समझाना चाहें? मैं सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस पॉइंट पे ज़रूर बात करें, थोड़ा-सा सर दिमाग ये के ऊपर जोर लगाएँ। मैंने सर मृदुल दिस साइड। यस, सर ये यस। ऐसा है कि जब हम बचपन में काफी सारी चीजें देखते हैं होते हुए, जैसे पैसा आता है तो उसके पैसा आने के बाद और पैसा जाने के बाद जब हमारे मदर फादर जो रिएक्ट करते हैं, या जिस सिचुएशन में हम लोग बचपन से पले पले बड़े होते हैं, तो बच्चा दो तरीके से रिएक्ट करता है। एक तो उसके अपोजिट वो बन जाता है और एक उसके साथ उसका माइंडसेट जाता है। तो ये वही हो सकता है कि जैसे जब ट्विंस होते हैं तो एक जना तो जैसे जब पैसा आता है तो वो देखता है कि पैसा आने के बाद जो है बहुत ज्यादा खर्चीले हो जाते हैं मदर फादर, और जब पैसा नहीं रहता तो वो लोग बहुत ज्यादा कंजूसी में जीते हैं। तो क्या होता है कि एक एक जना तो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है, एक जना सोचता है कि पैसा मुझे बहुत ज्यादा कमाना है, तो उसके अपोजिट एकदम उसका माइंडसेट हो जाता है। तो वहां पे ऐसा है कि मतलब मुझे ये मुझे समझ में आ रहा है कि एक जना तो बिल्कुल अपोजिट अपने मदर फादर के हो जाता है जब वो बड़ा हो जाता है, और एक जना बिल्कुल अपने मदर फादर के साथ जो उनका माइंडसेट है उसके थ्रू वो हो जाता है। तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है ये। बिल्कुल, सही बताया आपने मृदुल जी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ऐसा होता है, सवाल ये ऐसा क्यों होता है? गुड मॉर्निंग। सर इसमें, सॉरी, हाँ सर, इसके अंदर ये जैसे अपने जो रिसीवर वाला अभी जो बात करी है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अपन किस चीज को कैसे रिसीव कर रहे हैं।
जो रिसीव करेंगे उसी हिसाब से आप उसको रिएक्ट करके, या जो अपनी प्रोग्राम के अंदर वो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो वही है ना, ऐसा क्यों होता है? जवाब तो क्यों का चाहिए ना, होता है तो हमको सबको पता लग ही गया इतने दिनों के अंदर। हेलो। हाँ यस, सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल या किसी का प्रभाव पड़ रहा हो उसके ऊपर। ठीक है, और भी कुछ? वन ऑफ देम एक चीज ये होती है, हो सकती नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। एंड आगे कोई और भी ऐड करना चाहें? मुझे लगता है सर, जो ये हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू है, चाहे टीचर्स के, चाहे हमारे सिबलिंग्स के या फ्रेंड्स के, या जो भी हम कल्चर देख रहे हैं आसपास, वो हमने एक डेफिनेटली मैक्रो एनवायरनमेंट की बात की है, जो कि बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट डालता है। बट विद इन आवर सेल्फ एक माइक्रो एनवायरनमेंट की जब हम बात करें, तो हमारी अपनी जो अभी अपने रिसीव करने की भी बात की है, तो वो शायद बिल्कुल ये एक इंटरनल विषय है कि एक ही मैक्रो एनवायरनमेंट सबको दिया गया, बट उसके बाद में आपका इंटेलेक्ट, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका थॉट प्रोसेस, या माइक्रो लेवल पे जैसे अभी शांति ने भी बात की कि बिल्कुल आपका कोई फ्रेंड डिफरेंट हो सकता है, किसी को किताबों का साथ हो सकता है, किसी ने क्या प्रोग्राम देखा है, एक सिंगल प्रोग्राम भी आपने टीवी के ऊपर कुछ बचपन में एक इंसिडेंस ऐसा देखा, और बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि आज हम इतने बड़े हो गए तब भी हम कुछ चीजों से शायद डरते हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटी उम्र में, जैसे तिलक जी बता रहे हैं, 7 साल से पहले ही हमारी इतनी प्रोग्रामिंग हो जाती है। और कभी कभी हम एज अ पेरेंट इतने रिस्पॉन्सिबल पेरेंट नहीं हो पाते, या इतना ज्यादा अपने बच्चे को रेस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ। तो कुछ चीजें जब हम इतनी देख लेते हैं, तो वो मेरे हिसाब से सारा माइक्रो लेवल के ऊपर किसकी क्या कंडीशनिंग हो रही है, वो भी उसके पर्सनालिटी ट्रेट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और दूसरी बात, जो ये बात कर रहे थे पिछली बार भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था मुझे, तो कि हम बात कर रहे हैं या तो हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह बन जाते हैं, या हम बिल्कुल ही उनके ऑपोजिट बन जाते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स डेवलप करते हैं। जबकि मुझे जितनी भी, मैंने बहुत सोचा इस बारे के अंदर, और एक एक पर्सनालिटी को भी मैं एनालाइज कर रही थी, और उस तरीके से जिनके पेरेंट्स को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सिबलिंग्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे कई कई जगह ऐसा लगा कि ये कॉन्ट्रास्ट की बात तो नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी। ट्रेड्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूटी के अंदर हमारे पास आ रहे होते हैं। कुछ चीजें हमने अपने पेरेंट्स से ली, बट मात्रात्मक रूप से वो कम ली, चाहे अच्छी थी चाहे बुरी थी, मतलब हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाह रही थी। जी, थैंक यू पीयूष जी। सबसे पहले तो विश्वास के प्रश्न के ऊपर आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि ये जो माइक्रो और मैक्रो की बात है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और उसी के अनुसार सारा कुछ चेंज होता है ना। जैसे दो भाई, एक सगे भाई, दोनों जुड़वा भाई हैं, और एट द मोमेंट कोई बच्चा दूसरी तरफ उसका ध्यान था कि टीवी पे कोई और सीन निकला और उसने वो देखा, तो मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे जो डिफरेंस क्रिएट होना होता है वो शुरू हो जाता है। विश्वास, इस स्लाइड के अंदर कुछ और भी है, वो भी थोड़ा रन करें, प्ले करें। ये 3 तरह के इन्फ्लुएंस जो होते हैं हमारे को प्रोग्रामिंग देते हैं ना, तो वर्बल और मॉडलिंग और स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट। तो ये तीनों चीजें हो सकता है किसी एक जुड़वा भाई के साथ में या बहन के साथ में कुछ अलग तरीके से हुई हो, तीनों में से। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। अगेन, क्यों कि जब बच्चे दोनों एक जैसे दिखते होते हैं तो पेरेंट्स बार बार उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये 1 मिनट पहले वाला जो बच्चा है, यानी कि जो बड़ा बच्चा है, उसके अंदर ये ऐसे है, इसके अंदर ये ऐसे नहीं है, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं दूसरे के अंदर क्या कैसे नहीं है। सो ये डिफरेंस का साइकिल वेरी फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है। माँ बाप हर वक्त ये ढूंढते हैं कि ये दोनों बच्चे जुड़वा जो है वो अलग किस किस चीज में, ताकि वो उनको बाद में पहचानने में उनको दिक्कत नहीं हो। जुड़वा बच्चों को पहचानने की एक समस्या होती है, तो माँ बाप का दृष्टिकोण इस तरह से बन जाता है कि वो दोनों के अंदर फर्क करना शुरू कर देते हैं, और ये फर्क आगे जाके बहुत बड़े रूप में चेंज होता है। एंड जो पीयूष जी ने बात करी कॉन्ट्रास्ट और सिमिलरिटी वाली, तो ये तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ऐसा ही होता है। आप स्टडी दोबारा से करिए, या तो आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि 100% होगा, लेकिन 80 to 90% पेरेंट्स के या तो अनुकूल ही होंगे बच्चे, या उनके बिल्कुल प्रतिकूल या विपरीत होंगे। ऐसा होता है। वो क्यों होता है उसकी तो साइंस एक डिफरेंट और लंबी साइंस है, लेकिन अगर हम बात करें एक बीच की पर्सनालिटी, तो आपको बहुत ही कम मिलेगी। बीच की पर्सनालिटी तब उभरनी शुरू होती है जब बच्चा इस कंडीशनिंग के मामले को बड़ा होकर समझना शुरू कर देता है, तब वो अपने आप को चेंज करने के प्रोसेस में लाता है। और जब वो चेंज करने के प्रोसेस में लाता है तो ये बीच वाला सा सीन क्रिएट होना शुरू होता है। अदरवाइज अगर अपन मान लीजिए 18-20 साल की उम्र तक किसी बच्चे को देखेंगे
तो या वो पेरेंट के अनुसार होगा या वो पेरेंट के विपरीत होगा। उसके बाद में जैसे 18-20 के बाद में मान लो उसकी समझ डेवलप होनी शुरू हुई और उसने कुछ अपने आप को परिवर्तन करना शुरू कर दिया, तो वहां से हमको परिवर्तन दिखाई देना शुरू होता है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी। और भी कोई कुछ ऐड करना चाहे तो वेलकम है, अदरवाइज आगे चलते हैं। हेलो। यस हेलो सर, मैं रणवीर सिंह, मैं कुछ सर इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल वेलकम है। सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो आप दो जुड़वा बच्चों की बात करें, उनको अगर मान लो दोनों को डिफरेंट जब अपने एनवायरनमेंट देते हैं सर, जब उनको अलग अलग वातावरण में रखा जाता है तो उनका जो बिहेवियर दोनों का बिल्कुल अलग अलग होगा, ऐसा मैं मानता हूँ सर। जैसे कि आप ऐतिहासिक में देख सकते हैं कि जैसे इतिहास का एक तथ्य बताना चाहता हूँ, जैसे दारा शिकोह आप औरंगजेब का लीजिए सर। जैसे दारा शिकोह अपने पेरेंट्स के पास पले बढ़े तो उन्होंने अपने बड़बाबा अकबर का नीति को तो वो अलग थे, उनको अलग एनवायरनमेंट में रखा गया तो उनके अंदर कुछ वो तो रघुवीर जी आपकी बात ठीक है। जब दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट पे तब तो अलग अलग प्रोग्रामिंग होना चाहिए। तो विश्वास का प्रश्न था वो ये था कि एक ही घर के अंदर, एक ही परिवार के अंदर दोनों बच्चे एक ही माँ बाप के साथ दिन भर रह रहे हैं, उसके बावजूद दोनों डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, ये सवाल था। सो थैंक यू शेयरिंग फॉर रणवीर जी से सर परिचय भी लें। रणवीर जी को जानते हैं शायद, पता नहीं, मैं तो नहीं पहचान पा रही हूँ। रणवीर जी थोड़ा सा परिचय दे सकते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं? हाँ जी, मैं अनूपगढ़ से बिलोंग करता हूँ, 88 GBA और मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग का कार्य करता हूँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा एकदम। जी सर। जी हमारी टीम से हैं जी। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इस हमारी गपशप में एक प्रश्न उभर के आता है जो विश्वास जी ने प्रश्न किया, ऐसा क्या होता है एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, लेकिन जो भी डिस्कशन अभी हुआ इसके बीच में एक प्रश्न और निकल के ये आता है सर कि बच्चे जो हैं, अब पेरेंट हैं मदर एंड फादर, मदर ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है, फादर क्यों नहीं, अथवा वाइस वर्सा, फादर बहुत अच्छे लगते हैं और मदर से कुछ भी उनको अफेक्शन नहीं, लव नहीं, क्योंकि पेरेंटिंग तो दोनों ने मिलकर ही की है। फिर ऐसा क्यों होता है? आप इस सवाल का जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कर पाता तो फिर मैं सॉल्यूशन देता, नहीं करता। मैंने क्वेश्चन किया है, आपने कहा हर क्यों। जी जी, थैंक यू फॉर द वेरी नाइस क्वेश्चन। एंड बात अपन करना चाहेंगे। देखिए, हर बच्चे के प्रति माँ बाप का नजरिया भी अलग अलग होता ही है। दो बच्चे होते हैं तो कई बार माँ किसी को ज्यादा चाह रही होती है जबकि फादर किसी और को चाह रहा होता है। तो ये माइक्रो और मैक्रो लेवल को अगर बार बार हम याद रखेंगे तो ये कंडीशनिंग को अपने को समझने में बहुत आसानी होगी ना। छोटी चीज, सूक्ष्मतम चीज बच्चे की कंडीशनिंग के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती है। और खासतौर से जब आप अपने घर में छोटे बच्चों के साथ में ये होता हुआ देखेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग बातें फीलिंग आएगी। मैं तो पिछले कुछ सालों से अपनी पोती को बड़ा होते हुए लगातार देखता हूँ और वो कैसे हर छोटी छोटी बात को ऑब्जर्व करती है, कैसे उसके साथ में कंडीशन हो रही है। बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं उसको फील करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सो ये सब चीजें अपने ऑब्जर्वेशंस की है और माइक्रो और मैक्रो लेवल के ऊपर इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। सो आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि कंडीशनिंग होती है ये हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है और मोटा मोटी किस तरह से होती है समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे को इसके ऊपर ज्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपनी जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सो चेंज इज द ओनली की। इस ओनली की के बारे में कौन बात करना चाहेंगे? यस सर, ओनली की का मतलब ये है कि केवल बदलाव ही वो साधन है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। जो हमारी प्रोग्रामिंग हो गई उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, ना हम उसको बदल सकते हैं, वो हो चुका है। लेकिन भविष्य में हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें चेंज की जरूरत है। हमें अवेयर होने की जरूरत है कि हमारे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या हमारी प्रोग्रामिंग है। अगर हम जो लेवल लेना चाहते हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग से मैच नहीं कर रहा तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव लाना जरूरी है, उसको चेंज करना जरूरी है। केवल चेंज ही वो साधन है जिससे कि हम अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को बदल के।
थैंक यू शिवांगी जी। बिल्कुल, जिस तरह से घोड़े को अगर आप डायरेक्शन देना बंद कर दें और सड़क पे दौड़ाना तांगा शुरू कर दिया, तो वो अगर उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो सीधे अपने घर पहुंच जाएगा, चाहे सुबह का वक्त है चाहे शाम का वक्त है। ठीक इसी तरीके से हम दिन भर बहुत सारे काम ऑटो ड्राइवन मोड में, ऑटो पायलट मोड में करते रहते हैं, लेकिन अब हम हमारी जो ट्रू चॉइसेस है उनकी तरफ अगर बढ़ना चाह रहे हैं तो फिर हमारे को एक सचेतनता अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, और वो सचेतनता आएगी हमारे अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करने की स्थिति से, ताकि हम अपने आप को समझ सकें कि मैं क्या तो कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरी प्रोग्रामिंग कहाँ से मेरे को ड्राइव कर रही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी स्लाइड के ऊपर। ये जो शिवांगी जी ने बात करी थॉट्स के लिए। मैं निधि सर, मैं निधि गुड़गांव से, मैं भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी। मुझे जैसा कि हमारे एक सेशन में, सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है, वेलकम। हमारे एक सेशन में भी ये डिस्कस हुआ था कि जैसे इसी बेसिस पे कि चेंज इज द ओनली की, कि हम जैसे छोड़ देते हैं अपनी एक पीढ़ी को या अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो हमें ही कॉपी करते करते आगे बढ़े, तो हमें उनकी प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, एक प्रोग्राम अपना चेंज करना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को, जरूरी नहीं है कि पुरानी चीजें ही वो कॉपी करते चले आए, ब्लूप्रिंट जिसको बोला था, कि अगर हम अपनी रूटीन, अपनी चीजों को चेंज करेंगे, अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे और अपनी फैमिली में ही इस चीज को अगर अब एक बार बोल दे कि अभी तक ये होता था और अब आज से ये होगा, तो वो भी एक प्रोसेस है कि चेंज करके हम अपने बच्चों का ब्लूप्रिंट डिफरेंट निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को चेंज करने से पहले हमें ही चेंज होने की जरूरत है, और हम चेंज तभी हो पाएंगे जब हम बिवेयर ऑफ आवर थॉट्स और अपने थॉट्स को समझ पाएंगे, और फिर अगर वो गलत है तो उनसे किनारा कर पाएंगे, नई सोच डेवलप कर पाएंगे। सो नई सोच की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये एक प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत हमको समझ के चलना है आगे, क्योंकि जिस तरह से हमने MES और P वाला बात देखा था, और MES P के पीछे मुख्य बात जो है वो यही है, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जब सब कुछ एनर्जी है तो विचार भी हमारी एनर्जी है, और उस एनर्जी को अपन अगर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं या रीसेप करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक मीडिया है डिक्लेरेशन और अफर्मेशन का, और उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे की स्लाइड्स के दौरान ही, अलग से नहीं करेंगे। थोड़ा सा फास्टली विश्वास। सक्सेस इन द लाइफ मीन्स, सबके लिए अपनी अपनी सफलता का मतलब होता ही है, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। किसी को लगता है अगर मैं ये चाहता हूँ मेरे को मिल जाए तो मैं बन जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, किसी को लगता है कि मैं ऐसा बन जाऊं तो मैं सफल हो जाऊंगा, और किसी को लगता है कि अगर मैं ये जो करना चाहता हूँ ये कर लूं तो मैं सफल हो जाऊंगा। सो सफलता अल्टीमेटली क्या है? सफलता आप सबके लिए अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन अगर सफलता की बात करें तो उसके पीछे एक रिचनेस का इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और रिचनेस के बिना किसी भी तरीके की सफलता नहीं पाएगी। और रिचनेस का मतलब क्या है? आपके अनफोल्डमेंट एंड एनलाइटमेंट ऑफ डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, इंक्रीजमेंट ऑफ व्हाट, बॉडी, माइंड एंड सोल। इन तीनों चीजों का जब आप सामूहिक रूप से, समान रूप से समृद्धि विकास कर पाते हैं, देन आप रिचनेस की तरफ अग्रसर होते हैं, और ये रिचनेस ही आपको सफलता की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट स्लाइड्स। अब जब रिचनेस की बात आती है तो वही हमारी पैसे को लेके पुरानी प्रोग्रामिंग कुछ बोलना शुरू कर देती है, अंदर से एक धीमी आवाज आनी शुरू होती है। चाहे कुछ भी कहा जाए, गरीबी की तारीफ में, गरीब बहुत अच्छे होते हैं, भगवान परीक्षा लेता है, भगवान गरीबों को परीक्षा लेता है, उनको परीक्षा लेके कुछ देना चाहता है, उनको तपाना चाहता है, तप तपस्या, पता नहीं क्या क्या बातें सुनते रहते हैं गरीबी के बारे में और गरीबों के बारे में। लेकिन कुछ भी कहो, सच्चाई तो ये है कि आप वो जीवन जी नहीं सकते अगर आप रिच नहीं है। खास तौर से रिचनेस का मतलब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पैसे के मामले में, ऑल्दो बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों की बात होगी। सो थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट फास्टली डे 2 पे आ जाइए। टू बी कंटेंट विद लेस इज सिंफुल। थोड़े में खुश होना या संतुष्ट हो जाना, संतुष्टि अपने आप में ही अपराध है। संतोषी परम धन, सब सुनते आए हैं,
लेकिन जिस रेफरेंस में संतोष की बात की जाती है हम उसको सही अर्थों में नहीं समझते हैं। सो संतोष परम धन है, बट वो अलग रेफरेंस है। सो उसकी ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर आगे चलते हैं। अंदर की बात ही बाहर आती है, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। एंड न्यू फाइल्स के ऊपर सीधे चलते हैं अब अपन, ये हमारे को चेंज के थ्रू नई कंडीशनिंग कैसे करनी है। तो न्यू स्लाइड्स विश्वास? जी सर, शेयर कर रहा हूँ। नई सोच नंबर 1, डिफरेंस समझे, ऑब्जर्वेशन करेंगे हम कैसे सफल लोग या अमीर लोग सोचते हैं और हम कैसे सोचते हैं, क्योंकि चेंज इज द की। चेंज करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कि क्या चेंज करने की जरूरत है। तो देखते हैं क्या अमीर सोचते हैं और क्या असफल या आम आदमी सोचता है। आई थिंक कोई कुछ बात करना चाह रहा है इस पे, तो अदरवाइज मैं नेक्स्ट मूव करूँ। इनमें क्या, इन बुलेट्स में क्या आना चाहिए, अगर कुछ बताना चाहे कोई? इसमें यही आना चाहिए कि सर जो अमीर लोग होते हैं वो जो भी कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगर अच्छा हुआ है तो वो भी मैंने किया है इसलिए हुआ है, हमने एफर्ट डाले हैं इसलिए अच्छा हुआ है। और अगर कुछ हमारे साथ बुरा हुआ है तो हमारे प्रयासों में कहीं ना कोई कमी थी इसलिए हमारे साथ ये ऐसा हुआ है। तो अपनी जिम्मेवारी को खुद लेनी चाहिए, ना कि प्रकृति पे छोड़ देना चाहिए भी मेरे साथ। तो ये बहाना नहीं लगाना चाहिए कि भी हम तो सब अच्छा अच्छा कर रहे थे लेकिन मैं क्या करूं, ये घटनाएं इस तरह से हुई, सर्कमस्टेंसेस इस तरह से हुए कि मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। जबकि मनुष्य के पास वो मिलेनियर माइंड है, वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है अपनी मेहनत और लगन के जरिए। इसमें सर एक ने एक उदाहरण बताया, वो बड़ी अच्छे से हमें समझ आ जाता है। जैसे अगर कोई लेखक है, किताब लिखना चाह रहा है, लेकिन वो कहता है मेरे घर में इतना शोर है, मैं किताब लिखूं कैसे? लेकिन वो सुबह 4 बजे उठ के किताब लिख सकता है। लेकिन ये सारा का सारा डिपेंड हमारे माइंड के ऊपर ही करेगा कि हमें जो पाना है उसके लिए जिम्मेवार हमें खुद को बनना है, ना कि परिस्थितियों का बहाना लेकर हम उसके किनारा करें और अपने आप को बेचारा साबित करें। बेचारा साबित करना ही गरीबी का सबसे बड़ा लक्षण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने तो लगा है पूरा सेशन रिवाइज करके आए हो जैसे कि शिवांगी जी। चलिए, एक चीज बस मैं और इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं कनेक्ट कर पाया एक चीज को। एक जो बुक है हमारी द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो हम हर कोई हमें से पढ़ा, सबने पढ़ी है और लगातार उसको बार बार पढ़ना चाहिए। वो बहुत ही शानदार किताब है। तो उसके अंदर जब शुरू में एंटरप्रेन्योरशिप की रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं, तो वो एक चैप्टर है जिसमें बताते हैं कि व्हाट डिफाइंस एन एंटरप्रेन्योर। तो वो जब चैप्टर में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत बड़ा सीक्रेट कुछ मिलने वाला है कि एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्या होता है। तो उन्होंने एक ही लाइन में एंटरप्रेन्योर को डिफाइन कर दिया कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु मेक थिंग्स हैपन, है ना, पीरियड। मतलब उन्होंने बोला कि, मतलब वो मुझे समझ में ही नहीं आया शुरू में, तो एक लाइन में क्या है, या ये इतना क्या मतलब इन्होंने बताना चाहा है इस एक लाइन में। लेकिन आई थिंक वो जो यहाँ पे भी ये जो बात लिखी हुई है कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम ले लेते हैं अपने सक्सेस की, दैट्स व्हाट एक एज एन एंटरप्रेन्योर या एक एज ए एमवे बिजनेस ओनर में हम डायमंड जाना चाहते हैं, फाउंडर कैंप जाना चाहते हैं, तो वहां पे भी आई थिंक ये स्लाइड बहुत रेलेवेंट है कि जो कुछ क्रिएट करना है वो आई कैन क्रिएट एंड आई विल मेक इट हैपन। सो वो मुझे उस पर्टिकुलर चैप्टर को मैं इससे कनेक्ट कर पाया, वो मैं शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू। बिल्कुल। एक चीज साथ में एक चीज और है, आई विल मेक थिंग्स हैपन इन गिवन टाइम्स, है ना। गिवन टाइम्स के अंदर जो करता है वो एंटरप्रेन्योर है। बिल्कुल, बहुत ही रिलेवेंट बात विश्वास ने रेज करी है। सो चलते हैं बुलेट्स के ऊपर, देखते हैं क्या खजाना है बुलेट्स के अंदर। वाह, पुअर ब्लेम्स, पुअर जस्टिफाइज देयर पॉवर्टी, एंड व्हाट नेक्स्ट, पुअर कंप्लेन ऑल द रॉन्ग थिंग्स। सो कोई भी कुछ बात करना चाहे, अदरवाइज बात तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो ही गई है। पीयूष मैम का हैंड। एक बात करना चाह रही थी, हाँ, यही वाली बात की जब इस सेशन को अटेंड किया और ये पता चला
कि ये एक पुअर वाला ट्रेट तो है ही अंदर कि रोज कंप्लेन, है ना। और उस दिन जब अभिलाषा ने जिक्र किया कि नो कंप्लेन जोन में जाएंगे, तो लास्ट 1 वीक को बहुत एंजॉय किया। दिस वाज जस्ट वन ऑफ द वेज टू इंट्रोस्पेक्ट और अपने ऊपर नजर रखना। मुझे लगता है तरक्की की राह के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ही राइट पर्सन बनना है। तो ये नो कंप्लेन वीक का जो इस बुक रीडिंग क्लब के अंदर इनिशिएटिव लास्ट वीक लिया गया, उसने मुझे तो पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की अपना एक बेटर वर्जन बनने में। हर समय मेरी निगाह अपने ऊपर थी और मुझे एकदम पता चल रहा था कि कहाँ कहाँ पे सुधार करना है। और रात को डिनर के टाइम के अंदर ये एक पूरा डिस्कशन का मुद्दा था। सारे हम चारों ने, साकेत, मैं और दोनों बच्चे, नो कंप्लेन वीक पूरी फैमिली ने बनाया। और कब कब हमने कंप्लेन की, अपना अपना इवेल्युएशन हमने किया। तो शुरुआत पहला दिन जब था तो मेरी 5 कंप्लेन हुई थी, मैंने इवेल्युएट किया अपने पूरे दिन को, और धीमे धीमे ये रिड्यूस होकर के इतनी खुशी से दिन बीत रहे हैं। बस एक सुधार अपने अंदर करना है कि हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, और एक इनसाइड इतनी हैप्पीनेस की फीलिंग अपने मन में रहती है कि बिल्कुल लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस नो कंप्लेन वीक, है ना। वेलकम पीयूष जी। वास्तव में देखिए, अक्सर जो हम बात करते रहते हैं बौद्धिक विलासिता, शारीरिक विलासिता ना, अगर हम इन सारी चीजों को समझने के बाद खुश हो रहे हैं, दिमाग के तौर पे हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सारी क्या शानदार बातें हैं ना, ऐसा ही होता है। अक्सर मेरी जब लीडर से बात होती है तो ज्यादातर लीडर मुझे यही कह रहे होते हैं कि कोई कहता है कि यार ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बारे में सारी बातें हो रही है। कोई लीडर मेरे को फीडबैक दे रहे होते हैं कि तिलक जी ऐसा लग रहा था जैसे आप सब कुछ मेरे को ही सुना सुना के कह रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें बिल्कुल इंटरेस्ट इंस्पेक्शन की है, अगर हम ये कर रहे हैं इसके साथ में, जैसे पीयूष जी ने किया और भी बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन उस ग्रुप के ऊपर किसी ने कुछ भी शेयर नहीं किया है ना। 7 डे नो कंप्लेन जो हमारा चैलेंज था, उस ग्रुप के ऊपर भी कुछ शेयरिंग आए तो और भी अब सभी को फायदा होगा उससे। सो आई एक्सपेक्ट दैट हम सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अपने अपने एक्सपीरियंसेस डालें, आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूसरी जो सोच नए तरीके से अपने अंदर लानी है वो क्या है? थर्ड सोच के बारे में मैं हेडिंग चाहूंगा आपसे कि आप बताएंगे कि वो थर्ड सोच क्या होनी चाहिए बिफोर विश्वास स्लाइड प्ले करें। सो अभी तो फिलहाल स्लाइड 2 पे बात करते हैं, न्यू थिंकिंग पे। सो चलिए, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, पुअर प्लेज नॉट टू लूज। ये क्या मामला है? कौन बात? हाँ जी सर, नमस्ते। रिच पीपल मतलब रिच पीपल यही जानता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करता है और उसको विश्वास होता है कि मेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई भी समस्या आएगी मैं सॉल्व कर लूंगा, और वो यही सोच के इन्वेस्टमेंट भी करता है और यही सोच के आगे बढ़ता चला जाता है। वो समस्याओं को अनदेखा करता है मतलब। और पुअर पीपल में ये है कि पहले वो काम नहीं करेगा, उससे पहले सोचेगा नहीं ये प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आएगी, तो पीछे हट जाता है हर काम से। तो ऐसा है कि इसलिए मतलब अमीर लोग जल्दी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो समस्याओं को नहीं समझते हैं, वो समस्याओं को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और आगे मतलब और अपने काम पे ध्यान देते हैं, कर्म पे ध्यान देते हैं, मतलब ज्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं कि ठीक है ये समस्या आई तो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा। और गरीब लोग सोचते हैं कि नहीं ये समस्या आएगी मैं कैसे, मतलब पहले ही समस्याओं को सोच के वो पीछे भी हट जाते हैं कई बार। तो इन्वेस्ट जैसे कि अमीर लोग कई बार इन्वेस्ट कर देते जमीन में, तो वो सोचते हैं कि नहीं मुझे प्रॉफिट होगा, कई लोग उसको बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं होगा, इतना नहीं मुझे विश्वास हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो वो इतना निराश नहीं होते हैं। और इसी जगह अगर गरीब पीपल कुछ भी मतलब इन्वेस्ट भी करेगा तो उसको मन में वो भी रहेगा क्या पता क्या होगा। तो मुझे ये लगता है कि अमीर इसलिए मतलब बड़ी सोच रखते हैं वो अपने दिमाग में कि अच्छा ही होगा, और वो समस्याओं को समस्या नहीं समझते हैं। थैंक यू। बहुत और सर इसमें हाँ सर, इसमें जो इसमें पहली लाइन से क्लियर होगा, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। तो उन जब वो स्टार्ट करते हैं उससे पहले उनके दिमाग में होता है कि हाँ मुझे जीतना है, उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। और जो पुअर है वो स्टार्ट किया नहीं, उससे पहले सारी थॉट ही इस तरीके से लगने लग जाता है कि यार मेरे को तो मेरी तरफ से गया, या मेरे हाथ में ही नहीं है इसका कुछ भी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब जो फर्स्ट थॉट है वही एक बहुत बड़ी चेंज ला देती है आगे बढ़ने की। बिल्कुल। आप सर इसमें राइटर कह रहे हैं कि जो सुरक्षात्मक नजरिए से खेल को खेलते हैं वो कभी भी ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाते। जैसे कि हमने क्रिकेट के गेम में भी देखा है, जब बैट्समैन टुक टुक करके खेलता है, केवल ये सोचता है कि मेरा विकेट जाए, तो वो चौके छक्के नहीं लगा पाता। लेकिन जब वो सोच लेता है मुझे बड़ा स्कोर खड़ा ही करना है, उसके बाद वो धुआंधार बैटिंग करते हैं और बड़ा स्कोर इकट्ठा करते हैं। तो यही बताने की सोच करिए राइटर ने कि हमारी सोच को हमें बड़ा करना है। अगर हम कहीं भी एनालाइज करते हैं और देखते हैं हमारी सोच छोटी है तो उसको हम बढ़ाएं।
जितनी हमारी सोच बड़ी होगी उतना ही हमारा प्रॉफिट बड़ा होगा। बिल्कुल। सभी लीडर्स ने कुछ बातें की है, लेकिन आप देखेंगे कि सभी बातों के बीच में कुछ थिन पतला हल्का सा जीना सा फर्क है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो अमीर लोग हैं वो खेल को जीतने के लिए खेलते हैं। छोटा बड़ा सब बातें बात की है, उनका पहला एम होता है कि जो पर्पज मैंने सामने रखा है उसको मेरे को अचीव करना ही करना है। और जबकि गरीब आदमी ये सोचता है या एक आम आदमी ये सोचता है कि बस ये मैच में कैसे तैसे बचा लूं, मेरे ऊपर गोल नहीं। उसका फोकस ज्यादातर सबकॉन्शियसली ड्रॉ करने के ऊपर रहता है, जबकि ड्रॉ करना नहीं है, अपने आप को हारने से बचाना नहीं है, बल्कि आपको जीतने के लिए खेलना है। ये इस लाइन से अपने को पहली लाइन से क्लियर हो रहा है। एंड रिच पीपल फोकस ऑन लॉट ऑफ मनी व्हाइल पुअर पीपल थिंक्स फॉर लाइवलीहुड्स ओनली, है ना। जो ड्रॉ होने की बात की है ना कि बस कैसे तैसे मेरी तो जिंदगी चलती रहे आराम से, इतना ही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जबकि अमीर लोग बहुत बड़ा पैसा बनाने की सोचते हैं, क्योंकि उनको पैसे की वैल्यू और पैसे के यूजेस पता होते हैं। People in comfort zone enjoy the restaurant by selecting the dishes as per rate, not by taste, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। एंड कोई भी इन दोनों बुलेट्स पे बात करना चाहे तो अदरवाइज थर्ड बुलेट पे चलते हैं। या ये जो टैगलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देयर आर लीस्ट चांसेस टू विन ए डिफेंसिव। अगर कोई टीम मैच को बचाने के लिए खेल रही है तो फिर उसके जीतने के चांस है क्या? बिल्कुल। कोई बाई चांस ही जीत जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तीसरी स्लाइड सर मे बी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट ही ऐसा तैयार किया हुआ है कि वो दे आर नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क, चैलेंज लेना नहीं चाहते और डिफेंसिव हो जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर आल्सो गिविंग, हम लोग एक कंफ्यूजिंग वो भी मैसेज भी दे देते हैं यूनिवर्स में, तो उस वजह से भी हम नहीं उस चीज को पा सकते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जो लक्ष्य बनाया है और जो हम चाहते हैं अब उसी को ऊपर काम करते रहे। उसमें अगर डाउट्स लेके अगर कंफ्यूजिंग हम खुद कंफ्यूज रहेंगे तो फिर वो यूनिवर्स को भी वही मैसेज जाता है। ये भी एक बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैंने जैसा कि बात की, सभी स्लाइडों के अंदर बहुत जीना जीना से ही फर्क है। सो हम बातों को स्पेसिफिकली समझें। एंड सवाल ये है कि इस स्लाइड का नाम क्या है। अगर हमने अपने आप को अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया है ना इन 17 फाइलों को जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो हमको अगला स्टेप क्या है ये भी पता होना चाहिए। जब पहले हमने बात कर ली कि जिम्मेवारी लेते हैं, गरीब लोग जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, अमीर लोग अपने जीवन की जिम्मेवारी खुद अपने हाथ में रखते हैं और वो जीतने के लिए खेलते हैं। अब आगे वो क्या करते हैं, अमीर लोग आगे क्या करते हैं? जब वो जीतने के लिए खेलने का डिसीजन कर लेते हैं तो फिर वो करते क्या है? सर वो जब जीतने के लिए खेलने का डिसीजन कर लेते हैं तो कम से कम आरामदायक लाइफ तो वो प्राप्त कर ही लेते हैं। और जब हम केवल आरामदायक लाइफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उससे भी नीचे रह जाते हैं। वेरी गुड। लेकिन स्लाइड का नाम चाहिए। एंड सुमन जी का शायद पहले भी प्रश्न था कि वो किताब का नाम जानना चाह रहे थे, तो मैं बताता हूँ सीक्रेट ऑफ बिलियनियर माइंड किताब का नाम है। ग्रुप्स के ऊपर इसकी फोटो भी लगी हुई है। टी हार्व एकर इनके ऑथर है। सो इस स्लाइड का नाम बताएं प्लीज। प्रश्न को स्पेसिफिकली जवाब दें क्योंकि 8:20 हो गए। हालांकि टाइम की लिमिट नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि 9-10 स्लाइड जो हमने डिस्कस कर ली वो सारी कवर कर लें। सर जब डिसाइड कर लिया तो नेक्स्ट फेज एक्शन वाला होना चाहिए। मैंने अटेंड नहीं किया था, पर जैसे आपने जो फेज कनेक्ट किया उसके हिसाब से जब आपने डिसाइड कर लिया गेम खेलने के लिए, तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपको एक्शन करना होगा, तभी आप गेम में आगे पार्ट कर। बिल्कुल। तो इच्छा के 3 स्तर होते हैं। पहला आदमी इच्छा करता है कि अगर ये मिल जाए तो बिल्कुल ले लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। लेकिन दूसरा आदमी डिसीजन करता है कि ये मेरे को लेना है। एंड जब ये डिसीजन हो जाता है तब भी पीछे लौटने के रास्ते खुले रहते हैं। अब पीछे लौटने के रास्ते बंद होने हैं तो वो कैसे होंगे? चलिए तो कर दीजिए। बात होनी चाहिए वैसे, मुझे मतलब मैंने देखा नहीं है स्लाइड, बट जो जितनी बात हुई है उससे मैं बता रहा हूँ। कमिटमेंट शुड बी द बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द नेम ऑफ स्लाइड। रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच एंड पुअर वांट्स टू बी रिच, है ना। So poor people have so many negative files जो अभी बात हुई in their mind regarding rich people and richness. So वो लोग जो है वो मिक्स सिग्नल डिलीवर करते हैं यूनिवर्स को, और वो ज्यादातर वो चीजें करने के लिए भी रिक्वायर्ड टाइम चीजें और रिक्वायर्ड टाइम तक करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब भी एक समस्या आती है कि कमिटमेंट जो है वो पीछे रह जाता है डिसीजन, और डिसीजन से वापस चाहत पे चले जाते हैं। पुअर पीपल मिक्स सिग्नल, ये बात हो ही चुकी है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे।
बीच में कोई रोकना चाहे, कुछ बात करना चाहे तो रोक सकते हैं। टैगलाइन देखिए, व्हेन यू कमिट द यूनिवर्स विल असिस्ट, गाइड, सपोर्ट, नॉट ओनली इतना ही, विल क्रिएट मिरेकल्स फॉर यू। कमिटमेंट के साथ ही सारी चीजें होने वाली है, इच्छा से कुछ नहीं होने वाला है, निर्णय से कुछ नहीं होने वाला है। जब आप निर्णय को कमिटमेंट में बदल देंगे तो प्रकृति भी आपके लिए जादू करना शुरू करेगी, चमत्कार करना शुरू करेगी। कोई ऐड करना चाहे, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिच पीपल थिंक बिग, पुअर थिंक स्मॉल, है ना। मैंने बताया ना, जीना जीना सा फर्क है सभी बातों के अंदर। बात आ गई है वापस छोटी और बड़ी सोच की। अमीर लोग और गरीब लोगों की सोच में बेसिक फर्क क्या होता है? अमीर लोग अपने कार्य के परिणाम के रूप में पैसा पाना चाहते हैं, जबकि सामान्य लोग टाइम कितना बेच रहे हैं, वो टाइम बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। परफॉर्मेंस और टाइम सेलिंग दोनों का डिफरेंस इसके अंदर मुख्य रूप से है। कोई भी कुछ बात करना चाहे तो वेलकम। सर, प्रकृति हमें उतना ही वापस लौटाती है जितना कि हम प्रकृति को देते हैं। उसी तरह हमारा काम भी हमें उतना ही रिवार्ड करेगा जितना हम उसमें एफर्ट डालते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। थिंक बिग एंड थिंक स्मॉल की जो बात है ना, उसको पॉसिबल कैसे किया जा सकता है, ये आप बुलेट नंबर देखिए, इसके अंदर कौन से वाले में है, नेचुरल गिफ्ट, 3 नंबर बुलेट देखिए। ईच वन हैज गिवन सम नेचुरल गिफ्ट फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। भगवान ने इस दुनिया में सबको भेजा है तो कुछ न कुछ खास उद्देश्य से भेजा है, और हर किसी को एक न एक स्पेशल गुण देके भेजा है। उसके ऊपर फोकस करना है, जो हमारी नैसर्गिक योग्यता है, जो नेचुरल गिफ्ट हमारे को मिल रहा है, हमको उसका अधिकतम यूज करना है। और जब हम उसका अधिकतम यूज करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी सोच के साथ ही संभव होगा। अगर मेरे को कोई योग्यता मिली है, उस योग्यता को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करूंगा, तभी बड़ी सफलता मिलेगी। यानी कि थिंक बिग और थिंक स्मॉल का ये जो डिफरेंस है, ये हमारी नैसर्गिक योग्यता को भी डेवलप करने का मामला है। We were born to make manifest the glory of God that is within us. कोई कुछ बात करना सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बिल्कुल। सर, हम पहचाने कैसे कि हम में क्या योग्यता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ यही दिक्कत आती है कि हम एक्चुअल में पहचान ही नहीं पाते कि हम हैं किस चीज में अच्छे। बिल्कुल। अब अभी आज इसके ऊपर हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन होस्ट से रिक्वेस्ट है कि नोट कर लें, इसके ऊपर हम अलग से सेशन ले लेंगे कि हम अपनी नैसर्गिक योग्यता को कैसे पहचानें। स्लाइड नंबर 5। क्या करते हैं अमीर? वो फोकस करते हैं अपॉर्चुनिटीज पर, जबकि आम आदमी क्या करता है, हर चीज के अंदर बाधाएं क्या है वो देखता रहता है। ये करूंगा तो ये दिक्कत आएगी, ये करूंगा तो ये दिक्कत आएगी। रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है या अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहां पर हमारा ध्यान नहीं होता। तो जो भी लोग इसके बारे में बात करना चाहें। सर, जब भी कोई लाइफ में सिचुएशन होती है हमारे साथ, तो जो रिच पीपल होते हैं वो उसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं, है ना, कि इस सिचुएशन से वो क्या अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे पॉजिटिव जो है उस पर इम्पैक्ट ला सकते हैं अपनी लाइफ में। और जबकि जो थोड़े मीडियोकर लोग होते हैं अपनी सोच से, वो हमेशा एक ऑब्स्टेकल्स देखते हैं अपनी लाइफ में कि वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ऑब्स्टेकल आ गया, वो सिचुएशन को ऑब्स्टेकल की तरह लेते हैं। तो एक ही सिचुएशन को एक अमीर आदमी की सोच तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेगी, और एक मीडियोकर आदमी की सोच उसे ऑब्स्टेकल की तरह लेगी। तो ये बहुत सेम सिचुएशन में ये फर्क पड़ता है, मतलब सोच का। अब इसके पीछे थर्ड पॉइंट है ना, लाइफ मूव्स लाइक ए वाइंडिंग रिवर। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो कोई भी जीवन है या काम है वो सीधी रेखा में नहीं है। जब तक हम उसमें उतरेंगे नहीं, तब तक हम उसके अप एंड डाउन नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं है, वो घुमावदार है। हम बिल्कुल आगे का कोना जब उसके पास पहुंचते हैं तभी आगे की रास्ता देख पाते हैं। बिल्कुल सही बताया इसलिए आपने, तो एक्सप्लेन किया। कुछ और बोल रहे हैं? चलिए। रिच पीपल अपॉर्चुनिटीज को क्यों फोकस करते हैं और गरीब लोग ऑब्स्टेकल्स को क्यों फोकस करते हैं, ये बुलेट नंबर 3 के अंदर जो शिवांगी जी ने बताया वही मामला है। हम
नदी नहीं जानती कि जब वो पहाड़ से उतरेगी तो समुद्र तक पहुंचने का रास्ता कैसे कैसे निकलेगा, रास्ते में कौन सा चट्टान आने वाली है, कौन सा पहाड़ आने वाला है, कौन सा शहर आने वाला है, कौन सी बाधा आने वाली है, उसको कुछ नहीं पता होता है ना। लेकिन वो जब पहाड़ से उतरती है तो लगातार लगातार चलती चलती है, जहां कहीं बाधा होती है वो अपना रास्ता खुद बनाते हुए अल्टीमेटली इस कदर चलती है कि समुद्र में गिरने से पहले अपने आप को विराम नहीं देती है। अमीर आदमी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, वो काम शुरू करता है और रास्ते में आने वाली बाधाओं को सॉल्व करता जाता है, जबकि आम आदमी को लगता है कि मेरे को पहले सारी प्रॉब्लम्स पता लग जाए और नॉट ओनली प्रॉब्लम्स पता लग जाए, उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाए तो मैं चलना शुरू करूंगा। तो ये बेसिक फर्क होता है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स को ढूंढना जो शुरू करता है आम आदमी वो इसी वजह से करता है, उसको लगता है पहले रास्ता पता तो होना चाहिए। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता, जीवन हमेशा एक नदी की तरह चलता है, बल खाती हुई नदी की तरह चलता है। टैगलाइन प्लीज। आपका जो फोकस का फील्ड है वही अल्टीमेटली फैसला करेगा कि आप जीवन में क्या पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस रखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, और बाधाओं के ऊपर फोकस करते रहेंगे तो लगातार कोई न कोई बाधा आने लगेगी। सो आगे बढ़े। मैं बस यहाँ पे एक छोटी सी बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात करना चाह रहा था इसी स्लाइड के ऊपर। कुछ साल मतलब कुछ टाइम से हम सबको दिक्कत आती है जब अमेजन पे हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी हमें ऑब्स्टेकल लगता है और कई बार हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं इस चीज को लेके कि वो कम रेट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो कुछ समय पहले ऐसे एक डिस्कशन हो रहा था, तो एक इंसाइट मिली कि ये जो अमेजन पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये ऑब्स्टेकल नहीं है। वो ऐसे अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि आने वाले टाइम में जब डायरेक्ट सेलिंग का कानून आने वाला है तो ये प्रोडक्ट तो मिलने बंद होने ही होने हैं। लेकिन अभी अमेजन कितनी बड़ी हेल्प कर रहा है हमारी कि लोगों को आदत लगा रहा है उन प्रोडक्ट्स की, और जब वो अमेजन पे मिलने बंद हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लोग हमारे पास ही आएंगे। तो ये भी एक मुझे लगता है कि हर सिचुएशन को हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी के अंदर देख सकते हैं, ये अपने आप में डिफाइन करता है कि हमारे लिए कितनी बड़ी ग्रोथ पॉसिबल है। सो यस, बिल्कुल बिल्कुल आपदा में अवसर ढूंढना है ना, आपदा में अवसर क्या छिपा है वही पहचानना है। एंड आगे चलते हैं 6 नंबर स्लाइड के ऊपर। विनोद सर ने एक इंसिडेंट शेयर किया था कि उन्होंने कुछ स्लाइड्स और नकली प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को भेजी, तो सर इनसे रिक्वेस्ट है प्लीज वो ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि मेरे को भी ये दिक्कत बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। ओके विनोद जी प्लीज नोट करें। प्लीज आई विल शेयर। इस स्लाइड के ऊपर कौन बात करना चाहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरे हिसाब से, जो भी लोग बात करना चाहें वेलकम है। सर अगर कोई चाहेगा तो हाँ विनोद जी आप कंटिन्यू करें, थोड़ा शिवांगी जी अपने आप को विराम दें, सारी बातें नहीं करनी है इसमें। सर जो अपनी हम जो साइंस की बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जब हम जो रिच पीपल हैं उनको एडमायर करेंगे या उनकी बातें जब अच्छी लगेंगी तो हम उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और इसके अंदर हम जैसे हम बात करते हैं कि जो कंडीशनिंग वाली बात की, पैसे वाले को या पैसे को जब हम बुरा बताएंगे तो उनको हम एडमायर भी नहीं कर पाएंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो हम वही चीज अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे यही है कि जो रिच सक्सेसफुल लोगों को जो अप्रेज करते हैं, उनकी अच्छी बातों को अप्रिशिएट करते हैं, तो सेम हम अप्रिशिएट तभी करेंगे जब अपने आप में उसको लागू करेंगे। या तो सिंपल उसमें लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला फॉर्मूला काम करेगा और हम भी उस रिचनेस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स अदर देन शिवांगी जी? सर इसमें यह है कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो अमीरी की तरफ अमीरी को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनकी तारीफ करते हैं अमीर लोगों की या पैसे की, धन की, इसलिए उनके पास धन खिंचा चला भी आता है, जो हम थैंक यू भी कहते हैं गॉड को। और जो गरीब लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार अमीरी तो आएगी तो हमारे साथ कुछ अवगुण लेकर आएगी, या अमीर लोगों को कहते हैं कि जैसे चोरी का पैसा कमाया होगा इसने, मतलब कुछ भी उनको उनकी बुराई करते हैं अमीर, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता है कि वो लोग अमीर नहीं है या अमीर नहीं बनना चाहते, तो वो उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वो पैसे को धिक्कार रहे तो उनका पैसा आता भी नहीं है। तो ये है, आपने बताया था एक बार ये स्लाइड में। और मृदुल जी ने जो फाइल का नेम, टाइटल और टैगलाइन दोनों की बात कर ली, लेकिन बीच में भी बहुत कुछ है। हाँ सर, इसमें एक और है, जैसे जो रिच पीपल होते हैं वो सपोज
किसी को रिच को देख रहे हैं तो उससे खुश होते हैं कि हाँ यार मैं भी इससे कुछ सीख के और करूं। लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं वो एक रिच आदमी को देख के उनको कई बार उनसे ईर्ष्या भी होती है, और अपने आप में एक्शन तो डालते नहीं कि वो क्या कर रहा है वो मैं करूं, वो नहीं सोचते और उससे ईर्ष्या ले रहे होते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उनको होता है, करते हैं कि बातें सभी कर रहे हैं। मेरी बार सर मैं निधि, यस मैंने जो इसमें मुझे जो इसमें याद है कि जैसे गरीब लोग जो होते हैं, अगर वो ये बोलते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसमें पैसे की क्या जरूरत है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, उनको कहीं उनके बैंक में दे तो वो उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं उनके पास इसीलिए पैसा नहीं आ पाया है। और अगर वो कहीं ना कहीं ये करें दिमाग में कि मुझे पैसा चाहिए, और मतलब अमीर लोग जैसे इसी तरफ करते हैं कि उनको पैसा चाहिए होता है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए और मुझे पैसे की जरूरत है। तो ये मुझे इस पार्ट में वही याद आ रहा है। थैंक यू सर। ओके, क्या होता है तो मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी मोनिका। जी? ओके हाँ जी सर, इसमें जैसे आपने बताया था कि जैसे हमने कोई खूबसूरत मकान देखा तो गरीब लोग अक्सर क्या करते हैं कि हाँ बहुत सुंदर मकान है, बट वहीं पे हम बोलते हैं जो उसका मकान मालिक होगा वो पता नहीं उसने कैसे कंजूसी से बनाया होगा या 2 पैसे की कमाई से बनाया होगा। तो वही हम अगर उसकी बुराई कर रहे होते हैं तो हम वो चीज अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, उसी से हम परहेज कर रहे होते हैं। और वही होता है कि जो पैसा है कि पैसे से ही हम सब कुछ चीज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी को मंदिर बनाना है या हमें कोई बुक भी लिखनी है तो वो पैसा ही चाहिए होगा, तो पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिच पीपल इसको समझ पाते, पुअर पीपल इसमें थोड़ा नुक्स निकालते हैं। थैंक यू मोनिका जी, आप आए मुद्दे की बात के ऊपर, है ना। मुद्दा है वो चलता है, वो सब कुछ हमको पता है। मुद्दा क्यों है, सवाल तो ये है ना। सवाल सिर्फ और सिर्फ यही होता है, हर स्लाइड के अंदर आप अपने आप को क्यों पर लाइए, ऐसा क्यों होता है। अगर आप ऐसा क्यों होता है समझेंगे तभी आपको बात पता लगेगी कि मामला क्या है। तो ऐसा क्यों होता है कि गरीब लोग जो होते हैं वो अमीरों को कोसते रहते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा बुरी चीज है और बुरी चीज को एक्वायर करने वाला आदमी भी बुरा है, इसलिए वो अमीर आदमियों की तारीफ नहीं करते हैं। जबकि अमीर लोग या सफल लोगों को पता होता है पैसे की वैल्यू क्या है, पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए वो पैसे की या पैसे वालों की कदर करते हैं, है ना। सर आगे हमारे यहाँ तो प्रथा भी है, हम लक्ष्मी जी को पूछते हैं, तो मतलब एक तरह से हमने तो उनको एपिटोमाइज कर दिया है, राइट, है ना। तो उस हिसाब से इंडियंस को तो मतलब इनफैक्ट वो तो और ज्यादा इसकी कदर करते हैं, क्योंकि उसको लक्ष्मी मानते हैं, एक भगवान मान के हम उसकी पूजा करते हैं। अगर वो ही माइंडसेट रहा तो डेफिनेटली हम कभी भी पैसों को मना नहीं करेंगे, ना ही हम उसके लिए ये कहेंगे कि ये बुरी चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम आपने रूट पे हिट किया जाके कि एक तरफ तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ पैसे को बुरा बताते रहते हैं। और लक्ष्मी जी है किस चीज की देवी, पैसा देने वाली धन की देवी तो है वो। तो धन की देवी के ब्लेसिंग्स को हम नकार रहे हैं, तो इसका मतलब हम देवी को ही नकार रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आई थिंक पीयूष मैम का हैंड रेज है और यस, हाँ कुछ बात करना चाहें तो। ऑलमोस्ट हो चुकी है बात, बस वही बात कि हमारे ब्लूप्रिंट में कई बार हम अपने आप को आत्म समाधान और एक जिसको कहते हैं जस्टिफिकेशन के हिसाब से सोचते हैं कि यदि हम आध्यात्म की ओर बढ़ना है तो पैसा जो है वो आध्यात्म से दूर ले जाता है। तो कभी कभी जैसे एमवे के प्लेटफॉर्म को भी मुझे तो बहुत खूबसूरत ये इसी तरीके से लगता है कि टोटल एक कमर्शियल मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैसा सिखाना, लेकिन साथ साथ आध्यात्म की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो कई बार जो एक इन जनरल हमारा थॉट प्रोसेस जैसा ब्लूप्रिंट डेवलप हुआ कि यदि स्पिरिचुअलिटी की बात करनी है तो फिर पैसे की बात क्यों कर रहे हैं। कोई भी बहुत बड़े धर्मगुरु आपको मतलब ज्यादातर हम सोचते हैं कि ये नहीं सिखाएंगे, शांति सब बताएंगे, समृद्धि बताएंगे अलग तरीके से, लेकिन पैसे की बात नहीं करेंगे। लेकिन इस स्लाइड में ये चीज साफ साफ बताइए कि इवन हमें स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है तो पैसे की जरूरत है। जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, चाहे हम मंदिर से, मस्जिद से या गीता कुरान किसी भी के भी थ्रू जो स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो हमें पैसा चाहिए। तो अल्टीमेटली यदि हमारा जो होल सोल पर्पस है स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो भी कहीं ना कहीं जब तक हमारी जो है वो मॉनिटरी ग्रोथ नहीं होगी तो शायद अधूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बॉडी माइंड सोल तीनों का बराबर हमारे को समृद्धि चाहिए, और इस समृद्धि के लिए आपको हर चीज के पीछे, हमने वो स्लाइड्स थोड़ा फटाफट स्किप करी थी, लेकिन ना तो बॉडी का, ना माइंड का, ना सोल का, तीनों का विकास तभी तक नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास खुला पैसा, भरपूर पैसा ना हो। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जस्ट मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट पे जाना है या हमें सेशन का टाइम आई डोंट नो क्या है लास्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक बस ओपन 2 स्लाइड डिस्कशन कर लें सर। हाँ जी बताइए।
2 ही स्लाइड है मेरे पास, कंटिन्यू कर ही लेते हैं ठीक ना। है, 2 स्लाइड जल्दी से ओवर। ये सारी बातें देखने में एक जैसी लगेगी ना। रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल, पुअर विद नेगेटिव अनसक्सेसफुल पीपल, है ना। कोई भी बात करना चाहे इसके बारे में? मैं तो इसमें एक ही बात करूंगी जो मैंने पिछली बार भी की थी, कि मुझे बहुत आनंद आता है ये स्लाइड पढ़ के, कि हमें कोई एफर्टलेसली हम लोग एसोसिएटेड हो गए हैं विद द सक्सेसफुल रिच पीपल। ये एक मॉडल जो है ना एमवे का, ये इतना खूबसूरत मॉडल है कि आज हम चाहे, बिल्कुल हमारी बिगनिंग है, मतलब एक 5 पीवी वाले पर्सन को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि वो 1 लाख पीवी जिन्होंने किए हैं उनके साथ में टोटली एसोसिएटेड है ना। अदरवाइज ये थोड़ा गोल्फ क्लब ज्वाइन करें अमीरों के लिए और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएं तो पता नहीं इतना ओपन हो पाते, इतनी बड़ी सोच कर पाते, लेकिन यहाँ पे ये एसोसिएशन फ्री में मिल रही है, विच आई पर्सनली फाइंड इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड ऑफ दिस बिजनेस। बिल्कुल, थैंक यू। पीयूष जी तो ये सब कर सकती हैं, पर मैं कैसे करूंगा ना। ये मामला बड़ा खतरनाक होता है, तो इसको समझने की जरूरत है। और इस स्लाइड के अंदर मुख्य रूप से जो बात है एनर्जी के नियम की ही बात है। हम जब किसी के साथ होते हैं तो या तो हम उसको इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और या फिर हम उससे इन्फेक्ट हो रहे होते हैं ना। या तो हम करेंगे या होएंगे, दोनों में से कुछ तो होगा ही होगा। तो जिसके साथ भी रहेंगे उसके साथ वही चीज होने वाली है। या तो हम अमीरी के गुण लेके आएंगे और या फिर गरीबी के गुण लेके आएंगे। Rich people are willing to promote themselves and their values, and poor think negative about selling and promotions. मेरे ख्याल से सेलिंग के बारे में अभी सुमित जी का जो पॉडकास्ट आया वो सुनने के बाद इस स्लाइड पे कुछ बात करने की बात बचती नहीं है। फिर भी कोई कुछ ऐड करना चाहे तो। It is your duty to promote passionately what you have to assist people truly. ग्लूकोसामाइन है तो घुटने के दर्द वाले को दो तो सही। चलिए, I think yeah, this is the last slide, right? या कल ही इसके ऊपर बात करिए। कोई भी कुछ ऐड करना चाहे तो। क्लास एक बार म्यूट कर दीजिए, मैं आई थिंक हाँ, सर आपने वैक्यूम के बारे में भी बात की थी ना जो कल, कि जहां पर आपको दिख रहा है कि जगह खाली है तो वहां पर कुछ ना कुछ भरने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स भी इसी तरह से है, जहां पर वो दिखेगा कि यहाँ पर जगह कम है, खाली है, तो वहां पर वो आ जाता है। तो वहां पर कुछ खाली नहीं होना चाहिए कोई भी जगह पर, या तो कुछ पॉजिटिवली वहां पर हो, अदरवाइज कोई और चीज आ जाएगी वहां ऑक्यूपाई करने के लिए। So we should never allow that. थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में है यहाँ पर बात। सर मैं यहाँ पे बताया था कि यदि आप अपनी थॉट को बड़ा करते हैं, जैसे अपनी थॉट को हम बड़ा करेंगे तो जैसे यूनिवर्स का जो लॉ है कि वो वैक्यूम नहीं रहने देगा, तो जो अपनी थॉट को बड़ा कर लेंगे तो अपनी जो बड़ी सोच हमने करी है उसके अंदर जो हम सोच रहे हैं बड़ा, वो आके फिल हो जाएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो इसीलिए हमें हमेशा बड़ी सोच रखेंगे तो हम जल्दी रिच और हमारी सक्सेस जल्दी हमारे पास आएगी, क्योंकि हमने एक बार बड़ा सोच लिया तो वहाँ पे यूनिवर्स का लॉ है कि वैक्यूम नहीं रहेगा और हमारी सोच बड़ी, हमारी जो ड्रीम्स हैं वो बड़ी सोच के हिसाब से आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये एग्जाम्पल एक बड़ा ही सिंपल सा दिया है कि अगर हमारे पास छोटा बर्तन है और उसमें हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो जब वो भर जाएगा और हम उसको कहीं इधर उधर रखेंगे तो थोड़ा बहुत धन इधर उधर छलकेगा, गिरेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास बड़ा बर्तन है तो उसमें बहुत सारी जगह है और वो सब चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो हम उसमें डालते जाएंगे और वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रकृति को खाली जगह पसंद नहीं है। इसी तरह हमारी सोच भी जब बड़ी होगी तो उसके अंदर भी बहुत सारा धन, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे आइडियाज आएंगे जो कि हमारे अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेंगे। थैंक यू लीडर्स। थोड़ा सा बात करेंगे अगेन एंड अगेन। टेक्निकल सी बातें हो रही है, बड़ी सोच बड़ा बर्तन, बट कोई इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाएगा? अंकल जी आपने इसमें कल बताया था जैसे अगर बारिश हो रही है और कहीं छोटे छोटे गड्ढे हैं तो भर जाएंगे, बट अगर गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो तब भी वो भी भर जाएगा। तो जितनी चीज बड़ी होगी उतना ही हम चीजें ऑक्यूपाई कर पाएंगे। बिल्कुल, ये सांकेतिक बातें हो रही हैं हमारे जीवन के रूप में, व्यावहारिक रूप से कोई एग्जांपल प्लीज। तुरंत एक लाइन में किसी को समझ में आ जाए ऐसा कोई उदाहरण दें। बड़ी सोच और छोटी जो सोच का फर्क है ना।
सर इसमें बड़ी सोच का ये कि जैसे हम अपने बिजनेस को लेके बात करें तो हमारा जो बिजनेस है यदि हम बड़ा टारगेट करेंगे तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करने की सोचेंगे, और हमने छोटा लिया है तो वो बस कि हाँ हो गया 100-200 बीवी, तो वो अपने बिजनेस के रिलेवेंस के अंदर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अप्रोच करेंगे बिजनेस के लिए। जिसने ये सेशंस अटेंड नहीं किए हो वो कैसे समझे ये बड़ी सोच और छोटी सोच का मामला? थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कर लें अपन। मेरे ख्याल से अगर अपन किसी को ये कहें कि तुम अगर 50,000 रुपये महीना कमाने की सोच रहे हो तो तुमको निश्चित रूप से 50,000 रुपये महीना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना कमाने का सोचा हुआ है, सोच रखते हो, तो धीरे धीरे करके तुम उस सोच की तरफ बढ़ जाओगे, उस अचीवमेंट की तरफ बढ़ जाओगे। सो बर्तन बड़ा करने की बात या खड्डा बड़ा छोटे की बात, तो सारी बातें हैं वो क्या है, प्रैक्टिकल टर्म में अगर हम बात करें तो हम अपने लिए जो भी सक्सेस सोच रहे हैं उसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा बड़ी सोच के साथ आगे चलते हैं, और छोटे लोग हमेशा वही जो बिल पे करने की, जीवन यापन करने की जितनी बातें होती है उतना ही सोचते रहते हैं ना। सो थैंक यू वेरी मच लीडर्स। एंड लास्ट में मेरे ख्याल से वीके गोयल जी दिख रहे हैं अभी भी। पापा जी कुछ बात करना चाहें तो इनवाइट करेंगे, अदरवाइज ओवर टू पीयूष जी। हाँ जी, वेलकम पापा, बात कुछ करना चाहें? ओके, तो नाउ दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। बहुत ही मुझे तो अमेजिंग लगा, एक समरी की समरी, ओपन डिस्कशन, इतने सारे व्यूज और इतना जबरदस्त एक इकोसिस्टम जिसमें इतना थॉट प्रोसेस रिफाइंड हो रहा है, बेटर हो रहा है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कोई भी प्लीज कुछ बात करना चाहें, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अपना फीडबैक है, कोई सजेशंस हैं? मेरा एक सजेशन है, जैसे हमने अभी एक नो कंप्लेंट वीक रखा था और हम उसको लगातार उस पर काम कर पाए, तो ऐसे ही कोई एक कॉन्क्रीट हम चैलेंज ले पाए, अगर कोई हमें डिफाइन कर पाए और उस पर हम सब लोग काम करें और उसकी प्रोग्रेस अगर रिपोर्ट करें, अगर ऐसा कोई डिफाइन हो सकता है कुछ। बिल्कुल, इस जो अपना फीडबैक दे रहे हैं उसी समय ये सजेशन भी दें कि कमिंग वीक को हम किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस के अंदर जो चीजें हमें हेल्प कर रही हैं उस तरीके का कोई मेजरेबल टर्म्स में, यदि हम जैसे नो कंप्लेंट्स जो वीक था वो बिल्कुल ही मेजरेबल था। बाकी भी एनी अदर सजेशन, फीडबैक? कैमरा ऑन करने का समय आ गया, अब गपशप के अंदर बस वाइंड अप ही कर रहे हैं, ये गेट के पास वाली गपशप है ना। जाने का टाइम हो चला है। हेलो जी जी, वेलकम सर। हाँ पीयूष जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। ये सप्ताह केवल प्रशंसा करने का हो सकता है कि हर किसी के गुणों की प्रशंसा की जाए और उसके अवगुणों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया जाए। पूरे सप्ताह केवल अपने परिवार के लोग या जो भी मिलते हैं उनकी केवल प्रशंसा करें कि आप में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरे सप्ताह भर में ये वीक चलाया जा सकता है। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त सजेशन है ना। तो रात को जब हम रिव्यू करें तो देखें कि हमने कितने लोगों की एक जेन्युइन, है ना, प्रशंसा, हमेशा सच्ची जेन्युइन प्रशंसा की। और सर आपसे आपका परिचय भी जानना चाहेंगे, और कैमरा ऑन करके बात करें तो देखिए परिचय और गहरा हो जाएगा, सब लोग आपको जानेंगे। और आजकल मैं एक बात करती हूँ कि हमारी जो है वो मीडियोक्रिटी से सेलिब्रिटी स्टेटस की और ये जर्नी है एमवे बिजनेस। तो सेलिब्रिटी हम बनेंगे कैसे? हमारे को विवेक भैया की ऑर्गेनाइजेशन में एक एक बंदा जाने कि अमृता विवेक गैलेक्सी के अंदर, ये मैं उस दिन बात कर रही थी आशा जी से, ये आशा जी हैं, पिंकी जी के ग्रुप में हैं, दीपक जी के ग्रुप के अंदर हैं, दीप्ति पंकज जी के ग्रुप में, और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये एक वो प्लेटफॉर्म भी है जहां से हम अपनी पहचान बनाना शुरू कर रहे हैं ना। तो सब लोग एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो खुद को भी बाद में बहुत मजा आता है। तो सर एक बार आप अपना परिचय दें। नारायण लाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अनिल राव हूँ मैडम, जोटवाड़ा से। ओके। हम और दिव्या है उसका फादर हूँ। ओ नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों का नमस्कार आ रहा है आपको, और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए सबको। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मिलेनियर सब जानते ही नहीं थे जब हम बचपन में थे। तो अब समझा है मिलेनियर क्या होता है। और पहली बार जब हम एमवे की बात करते थे तो मिलेनियर्स की तो भाषा ही नहीं जानते थे,
केवल 50,000 की बात करते थे। अब मिलेनियर बन रहे हैं हम धीरे धीरे। मिलेनियर क्या होते हैं ये समझ रहे हैं, अमीर क्या होते हैं ये समझ रहे हैं। ये पहले समझ ही नहीं थी और डरते थे प्लान दिखाने से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम वास्तव में अमीर बनते जा रहे हैं और अंदर तक अमीर बनते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन आपका ये है। मैंने आपको कमेंट्स में भी दिया था। तो मैं झोटवाड़ा जयपुर से बोल रहा हूँ, रिटायर्ड डीओ एनएल राव। जी 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 अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट आपने तो दिया है बच्चों को, और वो इसीलिए इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। विक्रम एंड दिव्या, एवरीवन नोज देम, बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। हाँ जी, एनीबडी जो भी प्लीज कुछ शेयर करना चाह रहा है, वेलकम। दो ही चीजें करते हैं, नहीं शेयर करना चाह रहे तो टाटा बाय बाय करके निकलते जाएं ना और शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर करें ताकि पता तो चले कि ओपन प्लेटफॉर्म है, तो इसको कितनी देर में वाइंड अप कर देना है। इस प्रोग्राम के बारे में ही पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है किस तरह से आगे चलना? हाँ, मैं जस्ट इसी सर प्रोग्राम के बारे में शेयर करना चाह रहा था। मैं जी। सर आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज करी। कहते ना कि मतलब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। लाइफ में कोई मतलब मोटो ही नहीं था। बिजनेस में आने के बाद लाइफ में एक दिशा मिली, वो इतना मतलब अच्छा लगता था इस एसोसिएशन में। और जब से इस मॉर्निंग सेशन में आया हूँ, मैं पिछले करीब 10-15 दिन से मैं रेगुलर आ रहा हूँ मॉर्निंग सेशन में। और इस सेशन ने पता नहीं, वाकई इस सेशन का नाम जादू रख लेना चाहिए, सेशन का नाम भी जादू रख लेना चाहिए। किस तरीके से इसने जादुई अट्रैक्शन जो मैं कह रहा हूँ आपको, मतलब अब मैं कल मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठा था, 2-3 दोस्तों के साथ, तो पता नहीं पड़ता ना आप पहले क्या बात करते थे और अब आप क्या बात करते हो। दोस्त बोले भाई तू तो बड़ा ज्ञानी हो गया है यार, तू किस संगत में बैठ रहा है। तो मैंने कहा नहीं भाई, जस्ट ऐसी मॉर्निंग सेशन होता है, बुक रीडिंग क्लब, और ये बुक्स वगैरह पढ़ रहा हूँ। मैंने बताया आपके बारे में, तिलक सर हैं जो सेशंस लेते हैं। तो मतलब एक आपकी मुझे कल एहसास हुआ कि वाकई में मैं जो है बहुत ज्यादा अंदर और बाहर दोनों तरीके से जो है ग्रोथ कर रहा हूँ। और डेफिनेटली फाइनेंशियल भी बहुत बहुत बड़ी ग्रोथ लेने वाला हूँ इस बिजनेस के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो एक मैं मतलब एक कहते हैं ना दावा है, गारंटी है, मतलब कि सक्सेस की गारंटी है। मैं किसी को भी छाती ठोक के कह सकता हूँ कि साल भर बाद का मृदुल और अभी का जो मृदुल है ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। सो ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, चाहे मैं मेरी सोच से कहूँ, चाहे मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटस से कहूँ, चाहे मैं मेरी फिटनेस से कहूँ। तो मतलब हर तरीके से ओवरऑल ग्रोथ। और इसके लिए आपको जितना मैं धन्यवाद दूं, मेरे अपलाइन पीयूष मैम साके सर को जितना धन्यवाद दूं, आप एज अ टीम, आप जो लोग जिन्होंने डिजाइन किया था ये प्रोग्राम, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसका जितना फायदा मैं उठाना चाह रहा हूँ ना, उससे और भी ज्यादा फायदा उठाऊं। मतलब बहुत बहुत थैंक यू आप सबको, मतलब बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लगता है 7 डे प्रेज चैलेंज की शुरुआत हो गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। The program begins and Mridul has already earned 1 point, and you all have got this opportunity. Abundance hai. Great Mridul, great. थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो let us I think wind up the session. This is the time to wind up the session. टाइम तो नहीं है, मतलब this is the mood to wind up the session. तो कोई भी कुछ और शेयर करना चाह रहा है तो करें, अदरवाइज हम फिर कल मिलेंगे 7:25 पर, फिर एक नई सुबह, एक नई सोच और एक नई ग्रोथ के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोकस्ड दीदी में मैं जी, जब जी, से सुमन जी, welcome. हाँ, जब से मतलब अपनी ये सेशन शुरू हुआ है ना, जब से वास्तव में मैं मृदुल की बात से सहमत हूँ कि मतलब पूरा जीवन ही जो है ना अपना ये सत्संग से बदल चुका है। कि मतलब अब अपने को वो जैसे अपन ने कहा कि भाई किसी के प्रति अपन शिकायत नहीं करेंगे, या वो किसी तरीके से भी दे चाहे, वो पूरा ही चेंज हो रहा है। चाहे आज हम जीरो है ना, तो भी हमें ये नहीं हो रहा कि हम जीरो है, नहीं हम हीरो है। मतलब अंदर से भी वो फीलिंग आ रही है, नहीं हम हीरो है, हम हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगियां हम खुद भी बदलने वाले हैं। तो वो फीलिंग आ रही है, अंदर से आ रही है, तो मतलब डेफिनेटली ये होके रहेगा। भले आज मैं मतलब कि है कि मेरे पास पैसा कम है या मेरे पास कर्जा है, पर मतलब मुझे ये है कि नहीं, 1 साल में अपन है ना बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ग्रो कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने मतलब एक अच्छी इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो एक विश्वास ये इसी से मतलब जादू हुआ है। और
इस सेशन से वास्तव में जो शांति मिलती है ना मन को, सुबह सुबह ही, मतलब आप कितनी भी भले नेगेटिव परिस्थितियों में हो, क्योंकि एक मीडियम परिवार की कुछ ये भी होती है जॉइंट परिवार में कि मतलब आप सुबह से शुरुआत करते हो ना, जो जनरली वो काफी सारी नेगेटिव थॉट के साथ भी शुरू होती है। वो चीज अब नहीं है दीदी, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। भले कितना भी आपके पास अब 100 लोग भी नेगेटिव बोलते हैं ना, तो वो चीज बिल्कुल भी असर ही नहीं करती। पता नहीं किधर से किधर चली जाती है, पता ही नहीं चलता है कि किधर से किधर चली गई, वो कानों में आई है या नहीं आई, वो भी नहीं पता चलता, मतलब अंदर से महसूस नहीं होता है। तो वास्तव में ये सेशन बहुत ही, मतलब सब तरीके से अपने को ये आगे बढ़ा रहा है। थैंक यू सो मच। एक मिनट। हाँ जी, बहुत बढ़िया सुमन दीदी, ग्रेट। और अभी अभी हमारे मेंटोर विवेक भैया ने जो मैसेज दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 8 बजे ओपन मीटिंग के अंदर बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं सुबोध भैया एंड सरिता भाभी, और आप लोग प्लान देखेंगे तो सीरियसली बिलीव मी, कितनी भी बार आपने हजारों प्लान देखे होंगे, आपको लगेगा कि एकदम आज का प्लान जो है वो बहुत खास है। तो आज 8 बजे जो है वो ओपन मीटिंग को बहुत प्रमोट करें, नए लोगों को लेकर के आए। और विवेक भैया हमारे बीच हैं, डेफिनेटली मैं बुलाना चाहूंगी भैया को आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ। वेलकम भैया। अनम्यूट करना होगा भैया। सॉरी, गुड मॉर्निंग टीम। है ना, इतना ज्यादा उत्साह होता है कि देखो मैं अनम्यूट करना भी भूल गया हूँ। और बहुत ही ज्यादा अच्छा, विश्वास को देख के, तिलक जी को देख के, मृदुल को देख के, सुमन दीदी को देख के, शिवांगी जी को देख के, तरुणा जी, जितने भी सारे लोग हैं, है ना, इतना ज्यादा अच्छा फीलिंग लगती है। और जो एक इम्पोर्टेंट मुझे जो बात लगती है कि सब जगह बचपन से ही हम लोग ये सुनते ही आ रहे हैं, देखते ही आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं लगती है कि जब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करेंगे तो इतने बढ़िया ये चीजें होंगी, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म नहीं होता। एक स्टूडेंट को ये कहो कि हाँ बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन एकदम एक यूं प्रैक्टिकल, कहते हैं ना कि एक जने को इसको तो लाइन मिल गई अब, कि अब इसको लाइन मिल गई, अभी इंजीनियरिंग में चला गया, अब ये डॉक्टरी के अंदर चला गया, अब ये बहुत ज्यादा जो है ना बढ़िया कर लेगा, कि लाइन मिल गई। तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया है कि लाइन एकदम मिली हुई है। ये नहीं है कि कोई चीज अपन ने बिल्कुल ऐसी थ्योरी की बातें कर ली, एकदम इमीडिएटली प्लेटफॉर्म एमवे अपने पास में है उस चीज को अप्लाई करने के लिए, और पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, लाइन मिली हुई है। जस्ट उस रास्ते के ऊपर चलकर जीवन का कोई एक ऐसा सुख नहीं है जो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं मिल सकता हो। नॉट ओनली यू बिकम, कि अंदर से बहुत ग्रोथ आ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल वो इतनी अच्छी चीजें नहीं है। कहते हैं कि बातें तो जो वर्ल्ड फाइनेंस की कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी, और बाइडेन को क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, लेकिन वो घर के अंदर बीबी चिल्ला रही है, हमने देखा कि भैया आटा का क्या हुआ, तुम्हें 3 दिन से हो गया, और वो वाला जो है वो दूध वाला बिल वाला कह रहा है, वो बिजली वाला कह रहा है। जबकि यहाँ पर आपको देखो कि तुरंत जो है वो इतने ज्यादा पैसा कमाने का अवसर है। कल क्या है कि एमवे की तरफ से पहली बार ऐसा मैंने देखा, कोई टेक्निकल बात होगी, या इस बार क्या होता है कि कुछ बोनसेस भी एक्स्ट्रा आते हैं दिसंबर के अंदर, कोर प्लान के अंदर, जो डायमंड बोनस, एमरल्ड बोनस, डायमंड प्लस बोनस, वो सब बोनस जो होते हैं वो दिसंबर के अंदर आते हैं। तो शायद उस कारण से कल हमारे अकाउंट के अंदर वो पैसे नहीं आए, भी आएंगे। तो मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रहा था कि देखो कैसे 5 लाख रुपए की इनकम इधर आ गई, और कैसे जो है वो 1 लाख रुपए ऑलरेडी जो है वो 4 दिन के अंदर डेवलप हो गए। कल तक हमारे लगभग 13,500 पीवी थे, 13,500 पीवी। दोनों स्क्रीनशॉट्स को मैं साथ रख के आपको बताता कि देखो कितनी बड़ी एसेट बन जाती है। आप सब लोग हमारा कितना प्यारा एसेट्स हो, है ना, जिसमें से आप में से काफी सारे लोगों से तो प्रैक्टिकली अभी हम मिले ही नहीं है। और जो ये बिजनेस के अंदर जबरदस्त चीज है, वो हमारे लिए नहीं, खाली सुमित बहादुर जी के लिए नहीं, चेतन जी के लिए नहीं, विश्वास के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है जिसने आज भी ये बिजनेस चालू किया है, उसके लिए चीजें उपलब्ध है। क्योंकि ये दुनिया का साइज अनलिमिटेड है। आपके अगर ड्रीम्स अनलिमिटेड हैं तो उनको फुलफिल करने का ये प्लेटफॉर्म भी बहुत ही असीमित है, शानदार प्लेटफॉर्म है। कब किसके थ्रू कहाँ शानदार तिलक जी मिल जाएंगे आपको पता नहीं है। सन 2004 के अंदर ये हमारे मित्र लाटा जी के थ्रू मिले थे हमारे को। और बिल्कुल जैसा बिजनेस का प्रोसेस होता है, शुरुआत के अंदर आदमी 90% केस के अंदर तो नेगेटिव होता है, या फिर 5% केस के अंदर न्यूट्रल होता है। कुछ पता नहीं होगा तो न्यूट्रल होगा, अदरवाइज कहेगा नहीं यार मेरे कहाँ बस की है, मेरे को तो उसने बताया, मेरे को तो उसने बताया, ये हुआ। लेकिन उस सारे प्रोसेस को तो पार आप पाके
जब काम करते हो तो कब आपको कहाँ किसके थ्रू कौन जना मिले और उसके बाद कितना बड़ा समुद्र डेवलप हो जाए पता नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमवे बिजनेस की कहावतें बहुत सटीक हैं। एमवे बिजनेस की एक कहावत यह है कि एनी 6 नाइट्स कैन चेंज द लाइफ ऑफ जनरेशंस, कि कोई भी 6 शामें आपकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है। तो यहाँ पर जो है वो 6 लोगों को ढूंढने की बात हो रही है। अगर हर रोज ढूंढेंगे तो चाहे 15 शामों के अंदर, चाहे 50 शामों के अंदर, चाहे 100 शामों के अंदर, चाहे 200 के अंदर 6 लोगों का मिलना तय है। जैसे कि एक भूपेंद्र की सीडी भी आई थी बहुत शानदार, कहीं ना कहीं 6 हीरो मिल जाएंगे, तो वो हम सबको मिलना तय है। थैंक्स गॉड फॉर ऑल दी ब्लेसिंग्स। पीयूष, बहुत ही शानदार तरीके से, साकेत जी इस सेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सब लोग कैरी कर रहे हो, तो विश यू ऑल दी बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं आज शाम को 8 बजे हमारी मंथली ओपन मीटिंग के अंदर। एक मंथ के अंदर एक ही ओपन मीटिंग, फर्स्ट संडे को हम लोग करते हैं एफकेएम एवी टीम की, सेकंड संडे को हम एक जबरदस्त सेमिनार करते हैं, थर्ड संडे को हम डिजिटल कॉन्क्लेव जो है सुमित बहादुर जी का वो करते हैं। ये 3 संडेज का हमारा जो प्रोग्राम, संडे होना जरूरी नहीं है, उस समय शुक्रवार होता है या शनिवार होता है डिजिटल कॉन्क्लेव के लिए। तो इस तरीके से हम करते हैं 3 वीक के अंदर 3 एक्टिविटी, और चौथी के अंदर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारे हैं प्लेटिनम एंड अप लीडर्स, उनके साथ में बात करते होते हैं। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, सी यू इन द इवनिंग 8 PM। सर आपको स्क्रीन शेयरिंग राइट दे दी, अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें। मेरी स्क्रीन कौन सी है? अभी आप कह रहे पैसों वाली, पैसों वाली। वो आया नहीं ना अभी, एमवे का कमीशन आता तो करते ना। वो तो क्या व्हाट्सएप पे कर देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। तो अब सबसे पहला उद्देश्य तो यही होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो होती है इसमें अपने को शामिल होना है ना, जल्दी ही। तो आप अपना गोल सेट करिए, कब आप जो है विवेक एंड अमृता गोयल गैलेक्सी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आने वाले हैं। दैट मीन्स प्लैटिनम एंड अप की मीटिंग बहुत ही अमेजिंग, अगेन अमेजिंग मीटिंग्स होती है, बहुत ज्यादा बढ़िया एसोसिएशन और बहुत सारा नॉलेज का खजाना। और बाकी इस मीटिंग को सब लोग मिलकर के इतना सफल बना रहे हैं, सबके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलेंगे सुबह 7:25 पे। संडे का दिन है, पूरा का पूरा एक्शन का दिन है। और जैसे कि अंकल ने आज हमें जो है गाइड किया है, अब हमारा कमिंग वीक दोनों पार्ट्स के ऊपर चलेगा। हम बच्चों को रिवीजन ऐसे ही कराना चाहते हैं। चैप्टर 1 का टेस्ट हो गया, तो मैं कहती हूँ चैप्टर 2 का जब टेस्ट है तो 1 का भी पोर्शन साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, सो दैट वी शुड नॉट फॉरगेट। तो नो कंप्लेन जोन, साथ के अंदर एप्रिसिएशन, नो कंप्लेन वीक एंड एप्रिसिएशन वीक। हम लोग जो है, हाँ जी क्या कह रहे हैं सर? प्रेज। एक बात मैं कहना भूल गया कि अभी मैं राव साहब से मिला था, जब अभी हम गए थे जयपुर, तो राव साहब के घर पे जाके राव साहब से मिला था और उनसे ये डाउनलोड करवा के आया था और उनको कह के आया था कि आप ये सेशन अटेंड किया करो। तो आज मैंने उनको सुना, उनको देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल मिलियनर माइंडसेट वाली बात है कि उस जमाने के अंदर जब हमने राव साहब को बिजनेस बताया था, विक्रम तो 12th क्लास के अंदर पढ़ते थे, है ना। तो राव साहब उस जमाने के अंदर रिच डैड पुअर डैड बुक उनके पास में पड़ी हुई थी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट पड़ा हुआ था। और जब मैंने उनको प्लान दिखाया था तो उस समय वो कह रहे थे कि यार ये 50,000 लाख की बातें तो ठीक है, आप तो मुझे ये बताओ कि पहले 5,000 रुपए कैसे कमाए जाएंगे। अगर आपने मुझे ये पहले 5,000 बता दिए तो सब हो जाएगा। फिर ये इन्होंने ये भी कहा था कि ये करो वो सारा कुछ। फिर इनके घर हम जाते थे, विक्रम उस चीज को देखता था। आपके सिख जो है ना, आप बात कर रहे हैं कि विक्रम इस चीज को देखते थे। और जब विक्रम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो खुद चलाकर एडीसी के अंदर जाकर खुद अपना फॉर्म भरकर, है ना, एमवे के अंदर जुड़े। हमारे से सिर्फ फोन पे बात की, हमने बोला कि यहाँ जाओ एडीसी के अंदर फॉर्म मिलेगा, ऐसे करो, अपना भरो, इसमें ये नंबर भर दो ऊपर, ऐसे हो जाएगा। तो जब वो 12th क्लास का बच्चा, और उसमें आप ही की मतलब ऐसे सेशन लंबा हो जाएगा कि है ना, कि वो देख रहा था जब अपने उसके माइंड के अंदर चीजें डेवलप हो रही थी और लगातार हम लोगों को डेवलप होते हुए देख रहा था, तो उनके दिमाग के अंदर पूरा बीज था कि जिंदगी जो बन सकती है शानदार, वो एमवे से बन सकती है। और आज मतलब साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कितनी शानदार जिंदगी वर्तमान में ही जी रहे हैं और कितने जबरदस्त तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू राव साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन, कल मिलेंगे। और आज रात को जो है वो अपना जादुई क्लब ग्रुप के ऊपर जरूर अप्रिशिएट करिए, जरूर
अपडेट करिए कि कितने लोगों को आपने अप्रिशिएट किया और कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो है रिड्यूस कर ली है ना। तो नो कंप्लेंट्स के साथ इतने सारे लोगों को प्रेज करेंगे और पॉजिटिविटी का कप बहुत मजेदार लगा और बहुत एंजॉय किया। आई होप एवरीवन एंजॉयड। हैव अ वंडरफुल डे, विश यू ऑल गो डायमंड, बेस्ट विशेस एवरीवन। Go Diamond, everyone. Go Diamond. Go Diamond, go Diamond। Thank you so much.